ओके अच्छा जी, आज पार्ट बी नहीं होगा और कल एक लेक्चर नॉर्मल तरीके से होगा। अच्छा जी, आप निकाल लें। दानिश आ चुके हैं? नहीं आए। कल वाला जो सवाल होमवर्क में दिया था उसमें डेटर डेबिट सेल क्रेडिट करके ही चलाएं। बीच में कोई एक एंट्री में कोई बंदा कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लाएं, लेकिन उसको लाने की ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं। बस सारी एंट्रीज डेटर की चल रही हैं तो कोई हरज नहीं डेटर चलाने में, तो इसलिए अच्छा निकालें जी आज वाले नोट्स। या दानिश को बुलाओ। फंक्शन इंग्लिश तो तू भी पढ़ा लेगा अगली दफ़ा यार, हाथ दो भी एफा टू भी पढ़ा लेगा यार। ये क्या है यार, उठाओ कुछ और आए कुछ और। पॉज करो यार। जी पेज नंबर 326, पेज 326। एग्जाम्पल 10 भाई ये मिटाओ आके। आ रिटेलर कंपनी सेल्स अ वॉशिंग मशीन। एक रिटेलर कंपनी वॉशिंग मशीन बेच रही है। रिटेलर कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग फ्री गिफ्ट्स। पेज नंबर 326। फ्री सर्विस एंड मेंटेनेंस फॉर 3 years। मशीन ले जाओ, मेंटेनेंस सर्विसेज 3 साल तक ले लो। 3 साल तक मशीन खराब हुई मेरे से सही करा लेना। 1 किलो वॉशिंग पाउडर हर महीने में तुम्हें दूंगा 18 महीने तक, और एक डिस्काउंट वोचर ले लो, मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट दूंगा जब तुम अगली परचेज करने आओगे 6 महीने के अंदर अंदर। अब आप मुझे बताएं एक क्या हो गया। अब आप मुझे बताएं क्या ये चीजें अपने अंदर डिस्टिंक्ट हैं? जी बिल्कुल। कैसे? क्या वॉशिंग मशीन अगर आप खरीद लें तो किसी और से मेंटेनेंस करवा सकते हैं? क्या वॉशिंग मशीन खरीद लें तो शीदे की दुकान से पाउडर वॉशिंग पाउडर खरीद सकते हैं? क्या अगर आप वॉशिंग मशीन इससे खरीद लें तो ये इस दुकान से वॉशिंग पाउडर लिया जा सकता है ना? अब डिस्काउंट वोचर तो और एंटिटीज भी देती हैं, लेकिन डिस्काउंट वोचर जो है वो आपको इसके साथ दिया जा रहा है। ये इसलिए सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती है कि ये कोई चीज इनपुट होके कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रही आपकी। और बता दें क्या ये वॉशिंग मशीन के साथ फ्री सर्विस, क्या ये 2 इनपुट्स हैं, या वॉशिंग मशीन बेचना अलग आउटपुट है और बाद में खराब होने पे सही करके देना अलग आउटपुट है? ये कोई इंटीग्रेशन तो नहीं हो रही। इसी तरह वॉशिंग मशीन बेचना अलग आउटपुट है, वॉशिंग मशीन बेचना अलग आउटपुट है, और वॉशिंग पाउडर बेचना अलग आउटपुट है। इसी तरह वॉशिंग मशीन अलग है और डिस्काउंट वोचर अलग है, क्योंकि वॉशिंग मशीन और डिस्काउंट वोचर ना इंटीग्रेट नहीं होता। और डिस्काउंट वोचर बिल्कुल एक सेपरेट वादा है जो आप कस्टमर से कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन और डिस्काउंट वोचर को इंटीग्रेट करके नहीं दे रहे, बल्कि डिस्काउंट वोचर से तो अगली सेल पे डिस्काउंट देना है, वो तो नेक्स्ट प्रोडक्ट होगी। तो कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होगी? 4। मिस्टर वाई सब्सक्राइब्स टू अ 12 month, किधर है दानिश? क्या? मिस्टर वाई सब्सक्राइब्स टू अ 12 month मैगजीन सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्स अ फ्री वॉच। 12 महीने हमारे से मैगजीन ले लो और घड़ी ले लो ताकि तुम टाइम देख लिया करो। हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज देयर? आप बता दें। मैगजीन हमारा सप्लायर बेच रहा है और फ्री वॉच बाकी लोग दुनिया में अलग अलग बेच रहे हैं फ्री वॉच। तो अगर बाकी लोग दुनिया में अलग अलग फ्री वॉच बेच रहे हैं तो क्या मैं मैगजीन से बेनिफिट ले सकता हूं ऑन इट्स ओन? तो इसका मतलब है कि मैगजीन से बेनिफिट लेने के लिए मुझे फ्री वॉच की जरूरत नहीं है। हमने कौन कौन से सवाल पूछने होते हैं? पहला सवाल यह पूछना होते हैं क्या मैगजीन और वॉच अपने अंदर अलग अलग हैं? बिल्कुल अलग अलग, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं। और विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या ये 2 इनपुट्स मिलके कंबाइंड आउटपुट बन रही है, या वॉच मैगजीन को मॉडिफाई करके कोई नई चीज आ रही है? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है।
तो क्या ये कॉन्टेक्स्ट के कॉन्ट्रैक्ट में भी अलग अलग हैं? बिल्कुल। इसलिए कितने वादे हो गए? मैगजीन बेचना अलग वादा हो गया और वॉच बेचना अलग वादा हो गया। ये एग्जांपल तो आपको करवा दी भी है। एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, उसने एग्री किया सर आसिफ से कि वो डिलीवर करेगा सर आसिफ को एक हाउस 1 साल में बना के। लेकिन अगर हम डीप डाउन जाएं तो वो मैप भी हमें बना के देगा, फाउंडेशन भी, वॉल्स भी, रूफ भी, पेंट भी करके देगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है? अंडरलाइन करें, डिलीवर अ हाउस, तो घर बना के देना है। तो अब आप बता दें, ये उसी तरह है ना जैसे वो कॉफी हमें बना के दे रहा था। तो अब ये चीजें अलग अलग भी सप्लायर्स दुनिया में दे रहे हैं और हम इन चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन इट्स ओन। लेकिन क्या ये सारी चीजें एक इनपुट है कंबाइंड आउटपुट के लिए? तो इसलिए ये विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग। तो इसलिए घर बना के देने को क्या कहा जाएगा? एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, अब जी उम्मीद है सारे हजरात तशरीफ ले आए होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। सफ़े बांट दो, उस क्लास में उनको भेज दो, इस क्लास में आप बांट दें। जब एक दफ़ा डिसाइड हो जाए कि कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जब एक दफ़ा डिसाइड हो जाए, नोट नहीं कुछ करना, जब एक दफ़ा डिसाइड हो जाए कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, तो अगला मसला क्या होता है कि आपने रेवेन्यू बुक करना है। बोलें एट अ पॉइंट इन टाइम, या आपने रेवेन्यू बुक करना है ओवर टाइम। जब आप आइडेंटिफाई कर लें, जल्दी बांट दो पहले सफे, अच्छा जी पहली क्लास से चलते हैं, पहली क्लास से, और मुझे मिसालें देते रहें एट अ पॉइंट इन टाइम की और पॉइंट ओवर टाइम की। पहली क्लास में किसी को सफा ना मिलाओ, पहली क्लास वाले नहीं मिला अभी तक, तो अब आगे क्या वो कोई और बात। इधर आओ जल्दी जल्दी सफा। पहली क्लास के अंदर कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस थी? 3, बर्गर, फ्राइज और बॉटल, ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन थी। ये इधर भी नहीं, इधर भी भाई, इस साइड पे भी अब्दुल्ला हाथ खड़ा रखा करें जब तक नोट्स ना मिले। अगली रो में भी और अगली रो में भी। अच्छा जी, और किसी को नोट्स ना मिले? पहली क्लास के अंदर जो है वो हमने 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बताई थी। बर्गर बेचना अलग चीज है, फ्राइज बेचना अलग चीज है, बॉटल बेचना अलग चीज है। तो बर्गर, फ्राइज और बॉटल का रेवेन्यू मैकडॉनल्ड्स का बुक करेगा एट अ पॉइंट इन टाइम, यानी जैसे ही हमें डिलीवर करेगा बुक कर लेगा, क्योंकि वो एक चीज है जो लिफाफे में डाल के दी जा सकती है। लेकिन अगली मिसाल हमने की थी भाई दानिश गाड़ी वाली, कि होंडा ने गाड़ी बेची थी और साथ होंडा ने गाड़ी की मेंटेनेंस सर्विस शायद 2 साल की दी थी या साल की दी थी। अब आप मुझे बताएं गाड़ी बेचने का रेवेन्यू होंडा कब बुक करे? जब गाड़ी डिलीवर कर दे। और सर्विसेज का रेवेन्यू कब बुक करे? वो एसी चलाओ यार, ये वाला भी एसी चलाओ, ये वाला भी एसी चलाओ। तो गाड़ी वाला रेवेन्यू, गाड़ी की सर्विसेज वाला रेवेन्यू कब बुक करें? ओवर टाइम। अच्छा चलिए सुनते रहे, एसी चल रहे हैं, कोई मसला नहीं। एक हमने क्लास में सवाल किया था मोबाइल वाला, जिसमें वो ऑफ नेट मिनट्स भी दे रहा था, ऑन नेट्स मिनट भी दे रहा था। तो मोबाइल बेचना एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ऑन नेट्स मिनट का रेवेन्यू ओवर टाइम बुक होगा और ऑफ नेट मिनट्स का रेवेन्यू भी ओवर टाइम बुक होगा। और मुझे याद है उस मिसाल में पहले साल पहले क्वार्टर में काफी बड़ा रेवेन्यू आया था क्योंकि हमने मोबाइल बेचा था। तो हमने बहुत सी मिसालें की हुई हैं जिसमें हम देखते हैं कि रेवेन्यू बुक होना है फौरन या रेवेन्यू बुक होना है आहिस्ता आहिस्ता। अब जरा बैठो, अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने लगी है। बैठ के कान इधर लगाओ। अगर कॉलेज वालों ने आपको बुक बेची तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फौरन, एट अ पॉइंट इन टाइम। लेकिन अगर कॉलेज वाले आपको ट्यूशन सर्विसेज दे रहे हैं तो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ओवर टाइम। अब स्टैंडर्ड ने ना कहा है 3 सूरतों में
आपने रेवेन्यू बुक करना है ओवर टाइम। इन 3 कंडीशंस में से कोई एक भी पूरी हो रही हो तो आपने रेवेन्यू बुक करना है ओवर टाइम। और अगर इन तीनों में एक चीज फॉल नहीं कर रही तो बैलेंसिंग आपने रेवेन्यू बुक करना है एट अ पॉइंट इन टाइम। तो कितनी सिचुएशंस में आपने रेवेन्यू बुक करना है एट अ पॉइंट ओवर टाइम? फैला के कितनी सूरतों में रेवेन्यू बुक करना है? 3 सूरतों में। और अगर इन तीनों सिचुएशंस में से कोई भी नहीं है फिर आपने रेवेन्यू बुक करना है एट अ पॉइंट इन टाइम, एग्जैक्ट उस टाइम के ऊपर। इसमें पहली चीज, कस्टमर, लिखना कुछ नहीं है, सारा आपको दिखाऊंगा एक जगह। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम सर्विस। कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम सर्विस। इसकी 10-15 मिसालें आपको दे देता हूं। अब एक स्वीपर है, वो जैसे ही कॉलेज वालों को सर्विस दे रहे हैं तो कॉलेज वाले सर्विस रिसीव कर रहे हैं और साथ साथ कंज्यूम भी कर रहे हैं। कंज्यूम क्या? सफाई होती हुई नजर आ रही है। सफाया होता हुआ नहीं, सफाई होती हुई नजर आ रही है। ये मिसालें सारी एक जगह लिखी हुई हैं, अभी सिर्फ मेरी बातें सुनते रहें। इसी तरह आप एक जिम में गए, जिम वालों ने भी अपनी सर्विसेज अवेलेबल की हुई हैं। आप जैसे जैसे अपनी बॉडी बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे सर्विसेज रिसीव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे कंज्यूम होती जा रही हैं। आपने एक महीने के उसको 10-10 हज़ार रुपये देने हैं, तो जैसे जैसे वो सर्विस देते जा रहे हैं आप वैसे वैसे कंज्यूम करते जा रहे हैं। इसी तरह पेरोल सर्विसेज, आपने प्रिंसिपल साहब से जाके कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी कितनी हैं और उनका क्या रिकॉर्ड है, ये मैं आपको बना दिया करूंगा। अगर आप मेरे पे रिलाय करें तो सरासर की तनख्वाह भी उसमें मुझे बता दीजिएगा। तो ये मुलाजमीन की तनख्वाह का जो पूरा डाटा है मेंटेन करना, और किस मुलाजिम को तनख्वाह देनी है, किसने छुट्टी कर ली उसकी तनख्वाह काटनी है, ये पूरा एक पेरोल का सेक्शन है पूरा। और टाइमली तनख्वाह देनी है, और कौन टर्मिनेट हो रहा है उसका टर्मिनेशन लेटर बनाना है, कौन ज्वाइन हो रहा है उसको किस दिन से किस दिन तक तनख्वाह देनी है, ये पूरा पेरोल का एक डिपार्टमेंट होता है। तो आपने प्रिंसिपल साहब को कहा ये आप किसी बंदे को नौकरी रख के ना दें, ये आप मुझे सर्विस दे दें और मेरे से मुकमुका कर लें कि साल का आप मेरे से ₹1,00,000 ले लिया, साल का मैं आपसे ₹1,00,000 ले लिया करूंगा और ये सर्विस जो है वो दे देते हैं। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? ऐसी सूरत में जैसे जैसे आप सर्विस दे रहे होंगे, यार ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ना न्यूमेरिकल की पूरी गलत एंट्रीज आपने करके आ जानी। अगर आपने ये बातें ना सुनी, आपने इधर वाली एंट्रीज करानी है, हालांकि इधर वाली करनी होगी। तो जैसे जैसे कस्टमर सर्विस ले रहा होगा, रिसीव कर रहा होगा, वैसे वैसे कंज्यूम भी कर रहा होगा, फायदा भी हासिल हो रहा होगा। तो बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो जैसे जैसे कौन देता रहता है, सप्लायर, वैसे वैसे कस्टमर उनको साथ साथ कंज्यूम भी करता रहता है। अब वो सफ़ा ढूंढें, ये ना हमारा आखिरी स्टेप है, रेवेन्यू कब बुक करना है। वो सफ़ा ढूंढें जहां ये लिखा हुआ है, पेज 341। 341 हेडिंग क्या है जी? ये सारा काम आपने किया हुआ है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन आज थ्योरी में पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट एंड का जो सवाल आया था वो पूरा का पूरा इस पैरे पे बेस कर रहा था। सिर्फ इस 5 मिनट की डिस्कशन की वजह से वो सवाल या हो सकता था 10 नंबर का या नहीं हो सकता था। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। कब कब सिर्फ कितनी सूरतों में? अगर 3 के अलावा कोई चौथी सूरत होगी तो फिर हम रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करेंगे या फौरन। व्हाइट बोर्ड वाला नोट ना करो, अभी इधर देखो। A seller transfer the control of a good or a service over time and therefore satisfies a WADA performance obligation and record revenue over time if one of the following criteria is met। तीनों में से कोई एक बात भी हो जाए, लेकिन तीनों ना हो तो फिर पॉइंट इन टाइम। द बायर साइमल्टेनियसली, अंडरलाइन करें, रिसीव एंड कंज्यूम, दोनों चीजें शर्त हैं। आप साथ साथ सर्विस ले भी रहे हैं और उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये ऐसे ही होता है ना, जैसे उसने सफाई की तो आपको नजर आ गया चीजें साफ हुई हैं, तो ये सर्विस आपने कंज्यूम कर ली। तो कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव एंड कंज्यूम द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द सेलर, प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द सेलर परफॉर्म। जैसे जैसे जमादार परफॉर्म करता जा रहा है वैसे वैसे सफाई होती नजर आ रही है। सच एज जिम सर्विसेज बाय जिम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉलेज, सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कंपनी। सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज, ये सिक्योरिटी गार्ड खुद नहीं आया हुआ, ये किसी सिक्योरिटी कंपनी ने भेजा हुआ है। तो सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी कंपनी। पेरोल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग
फार्म और क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जमादार। तो ये जितनी मिसालें हैं इसमें वापडा वाले हमें जैसे जैसे बिजली भेज रहे हैं वैसे वैसे हम अब अंदर नहीं लेके जा रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे जैसे अगला बंदा सर्विस दे रहा है वैसे वैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ये बात पाई जाए तो आपने रेवेन्यू फौरन बुक करना है या आहिस्ता 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 बुक करना है, ठीक है। कार मेंटेनेंस सर्विसेज भी लिख लें, जो मर्जी, वॉशिंग मशीन मेंटेनेंस सर्विसेज, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं वो साथ साथ सर्विस देते रहते हैं और हम उसको कंज्यूम करते रहते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिख लें या 2 ईयर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिख लें। मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी हम सर्विस साथ साथ करते रहते हैं। अगली मिसाल जी बड़ी इंपॉर्टेंट, अगली मिसाल बड़ी इंपॉर्टेंट। आपने डिफेंस के अंदर कनाल का प्लॉट खरीद लिया और कनाल का प्लॉट खरीद के आपने डायरेक्ट फोन लगाया मलिक रियाज को, मलिक रियाज अपने बंदे भेजो यहां मुझे घर बना के दो। अब आपने मलिक रियाज को कहा, बातें सुनते रहें, बड़ी बारीक बारीक बातें होंगी, बातें सुनते रहें। आपने मलिक रियाज को कहा यार ये मुझे घर बना के दे दें, मटेरियल ईंट बजरी सीमेंट सारा मेरी तरफ से आता रहेगा, या आप ले आना उसमें कोई मसला नहीं, या मैं ले आऊंगा या आप ले आऊंगा, और आपको मैं साथ साथ पेमेंट करता रहूंगा। और जैसे जैसे ये चीज बनती रही वैसे वैसे मेरी होती रहेगी। इट मींस कि अगर अभी प्लस्तर नहीं हुआ, खाली ईंटें लगी हैं, तो उस वक्त भी मैं आपको फारिग कर सकता हूं। जैसे जैसे चीज बनती रही वैसे वैसे मेरी होती रहेगी। तो ऐसे ही होता है ना, आप लोगों ने कई दफा देखा होगा, लोग घर बनवाना शुरू करते हैं, बीच में आके ठेकेदार से तंग आ जाते हैं, उसे कहते हैं जा यार तू, तेरी मेहरबानी। इसका मतलब है जैसे जैसे चीज उसी टाइप का मिसाल है ए टाइप की, जैसे जैसे वो ईंटें बजरी सीमेंट लगाता जा रहा था वैसे वैसे चीज आपकी बनती जा रही थी। तो जैसे जैसे सेलर, कोई घर बनना जहन में रखें, जैसे जैसे सेलर आपकी लैंड पे आके घर बनाता जा रहा था वैसे वैसे वो घर आपका बनता जा रहा था, यानी आपके पास उनकी ओनरशिप आती जा रही थी। और अगर आपने उसको बिजनेस के तौर पे यूज करना है तो आप उसको कर रहे होंगे CWIP डेबिट, CWIP डेबिट, CWIP डेबिट। क्लियर होगी ये बात? तो जैसे जैसे सेलर सर्विस दे रहा है घर बनाने की वैसे वैसे घर आपका बनता जा रहा है। इसकी एक और मिसाल, आपने किसी बंदे को कहा मेरे घर में आके अलमारियां लगा दो, अब वो आपके घर तक आ गया, आपके घर आ गया और आपके घर आके अलमारियां लगाता जा रहे एक कमरों में। हो सकता है मटेरियल के पैसे आप उसको दे दें, तुम जाके मटेरियल ले आओ, आप अपनी तरफ से दे दें, या वो मटेरियल खुद लेके आ जाए, आप उसको साथ साथ पैसे देते रहें। तो जैसे जैसे जितना जितना काम होता जा रहा है उतने उतने वो पैसे आपसे लेता जा रहा होगा और साथ साथ वो चीज आपकी बनती जा रही होगी। तो इसको जरा समझें पॉइंट बी। इसके एक ऑपोजिट मिसाल मैंने देनी है सी में, जिसमें यह होगा कि फर्नीचर साथ साथ आपका बनता नहीं जा रहा होगा। आप घर बैठे होंगे, आप दुकानदार को कहेंगे 2 महीने बाद मेरी शादी है तो मुझे बेड और सोफा बना के दे दो अपनी दुकान पे। फिर वो जैसे जैसे बना रहा होगा वो आपका बन नहीं रहा होगा। इसकी एक ऑपोजिट मिसाल आपको देनी है। अभी मैंने क्या मिसाल दी है, आपने बंदे घर तक बुला लिए हैं और आपके घर आके वो चीजें आपको बना के दे रहे हैं। तो जैसे जैसे बना के दे रहे हैं वैसे वैसे चीज आपकी बनती जा रही है। द एंटिटीज परफॉर्मेंस, इधर बिल्डर लिख लें, बिल्डर जो घर बना के दे रहे हैं। द बिल्डर परफॉर्मेंस क्रिएट कर रहे हैं कि एसेट वो क्रिएट कर रहे हैं या बना बनाया आपको दे रहे हैं? द बिल्डर परफॉर्मेंस क्रिएट और इनहेंसेस एन एसेट। फॉर एग्जांपल वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के ऊपर लिखें घर, अलमारियां, घर वो आपको बना के दे रहे, अलमारी बना के दे रहे, लेकिन कहां आके? आपके घर आके। द एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट, यानी कि बिल्डर एक ऐसा एसेट बना के दे रहे हैं या लकड़हारा एक ऐसी अलमारी बना के दे रहा है डेट कस्टमर कंट्रोल्स एज इट इज क्रिएटेड। जैसे जैसे क्रिएट हो रहा है वैसे वैसे वो आपका बनता जा रहा है। एज एंड व्हेन लिखें ज्यादा अच्छा लगता है। एज एंड व्हेन द एसेट इज क्रिएटेड, एज एंड व्हेन, जैसे 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 जैसे, जिसकी उर्दू होती है जैसे जैसे, जैसे जैसे वो बनाता जा रहा है चीज वैसे वैसे आपकी बनती जा रही है। स्टैंडर्ड में इतनी सी लाइन लिखी हुई है बस। एन एंटिटी हैज एंटर्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक बिल्डर ने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है। अब इसमें करना क्या है, अब हमारी अकाउंटिंग नहीं करनी कि मैं जो घर बना रहा हूं वो कैसे बन रहा है। बिल्डर ने रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करना है। सर इसका कोई सवाल किया हुआ है?
ओ भाईजान इसी के तो एक क्लास में सवाल किए थे सारे, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, परसेंटेजेस निकालते थे, एज ऑन P&L बनाते थे, फॉर द ईयर P&L बनाते थे, इसी के तो सारे सवाल थे, वो इसी स्टेप के तो सारे सवाल थे कि वो जैसे जैसे चीज बना के देता जा रहा था वैसे वैसे कहता था मैंने तुझे 60% काम कर दिया, अब मैं रेवेन्यू बुक कर लूं, मैंने तुझे 70% काम करके दे दिया, अब मैं रेवेन्यू बुक कर लूं। इसी के तो सवाल किए हैं सारे वो वाले। तो an entity has entered into a construction contract to build on customer land and any work in progress arising from the entity's performance is controlled by customer। आगे लिखें as and when created, जैसे जैसे वो बनाता जा रहा है वैसे वैसे हमारा होता जा रहा है, as and when created। Another example is interior designing at customer premises। आपने घर बना लिया, अब घर के अंदर गमले, पेंटिंग्स और इस किस्म की क्लॉक्स और ये सारी चीज़ें अब आपने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को दिया और डिज़ाइनर को ठेका दिया। अब वो डिज़ाइनर जैसे जैसे चीज़ें आपको लगा के देता जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे लगा के दे दी, आपने उसको झंडी करा दिया, बस यार इतना काफ़ी है, मैं तेरे काम से मुतमईन नहीं हूँ। तो जैसे जैसे वो चीज़ करके देता जा रहा था वैसे वैसे आपकी बनती जा रही थी। एक तीसरा सिनेरियो होता है जिसमें क्या होगा, जैसे जैसे वो चीज़ बना के दे रहा होगा वैसे वैसे आपकी बन नहीं रही होगी। क्यों? आपने उसको सिर्फ ऑर्डर दिया है, क्या ओ भाईजान मेरे लिए सोफे बना दो, उसने कहा भाई 2 महीने बाद आना मैं सोफे बना दूंगा। वो सोफे का रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता, वो सोफे का रेवेन्यू बुक नहीं कर सकता, ही कैन नॉट बुक द रेवेन्यू ऑफ सोफा। आपने उसे 1 जनवरी को ऑर्डर दिया, भाईजान मेरी 28 फरवरी को शादी है, 1 दिसंबर को ऑर्डर दिया, मेरी 28 फरवरी को शादी है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने बाद मेरी शादी है, आप मुझे जो है वो सोफा बना के दे दो। उसने कहा इंशाल्लाह 27 फरवरी को आपके घर तक पहुंचाऊंगा मैं, परेशान ना हो, पूरा सोफा लेके, पूरे बेड लेके, सब अलमारी लेके आपके घर पहुंचूंगा मैं। अब 1 दिसंबर को उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, दिसंबर जनवरी फरवरी को काम करता रहा, 31 दिसंबर ईयर एंड आया तो उसने देखा कि 30% काम मैंने कर लिया। स्टैंडर्ड उसे कहता है रेवेन्यू बुक ना करो प्लीज, क्योंकि आप काम उसके प्रेमिसेस में जाके नहीं करे कस्टमर के, और आपने उससे वर्क इन प्रोग्रेस टाइप कॉन्ट्रैक्ट नहीं पकड़ा। आपने उससे जो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है वो सिर्फ ये पकड़ा है, बिल के ऊपर लिखा हुआ था 2-3 महीने बाद सोफा बेच दूंगा आपको। अब आप रेवेन्यू ओवर टाइम बुक नहीं कर सकते। अब आप 31 दिसंबर को ये नहीं कह सकते कि भाईजान 30% काम हो गया है, शादी तेरी होनी है, 30% काम हो गया, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे तेरा, उस बेड का हमने चार्ट डालना है, उस बेड का हमने क्या करना है, उस सोफे का हमने क्या करना है। तो इसलिए, लेकिन अगर आप उसे घर बुला लें और वो आपके घर तक आ जाए, आपने बुलाया वो आ गया, अब आप उसे कहें भाईजान 1 दिसंबर से लेकर 27 फरवरी तक बना के चीजें दे, कभी उसे कील ला के दे रहे हैं, कभी उसे लकड़ी ला के दे रहे हैं, कभी उसे कोई चीज ला के दे रहे हैं, और बीच में काम से मुतमईन नहीं हुए आप उसके, या कोई भी मसला हो गया उसको आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन जितना बन गया था वो तो आपके ना। अब अगर वो आपकी प्रेमिसेस में आके बना के दे रहा है तो ऐसी सूरत में 31 दिसंबर तक वो कहेगा साहब जी मेरे देखो मैंने माशाल्लाह इतना काम कर दिया, आप भी कहेंगे बड़ी छा गया तू, जबरदस्त इतना काम कर दिया, उसको रेवेन्यू बुक करने का राइट है। क्यों? इसलिए कि जब वो आपके घर तक आ गया है तो इट मींस यू आर कंट्रोलिंग द एसेट एज इट इज क्रिएटेड। आप इसको कंट्रोल कर रहे हैं जैसे जैसे वो क्या हो रहा है। लेकिन ये जो तीसरा सिनेरियो है जिसमें आपने सिर्फ ऑर्डर किया था उसको कि मुझे क्या चाहिए, बेड चाहिए, और उसने आपके पास आके नहीं बनाया, तो जब आपके पास आके नहीं बनाया तो मेरा नहीं ख्याल जैसे जैसे वो अपनी दुकान पे बना रहा होगा आप जाके बैठ के कह रहे होंगे ये मेरा, आप जाके ऐसे हरकतें कर रहे होंगे मोंगियों वाली, तब आप वैसी हरकतें नहीं कर रहे होंगे। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वो बन रहा है वो आपका हो नहीं रहा, वो एक ही दफा आपका होगा, और वो कब होगा? वो 27 फरवरी को हो जाएगा, 28 को तो शादी है ना, 29 फरवरी को शादी कर लें, चले। अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड आगे बढ़ा, स्टैंडर्ड ने कहा ये जो तीसरा वाला सिनेरियो है ना जो मैंने आपको बताया, जहां वो अपने दुकान के अंदर फर्नीचर बना रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में 2 शर्तें डाल दो, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कितनी शर्तें डाल दो, तो ऐसी सूरत में सेलर साथ साथ रेवेन्यू बुक कर ले, कोई मसला ही नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप सेलर से कितनी शर्तें डलवा लें, असूली तौर पे अगर सेलर अपनी दुकान पे आपको चीज बना के दे रहा है तो साथ साथ चीज आपकी नहीं हो रही, वो रेवेन्यू नहीं बुक कर सकता, लेकिन एक सूरत में कर सकता है, वो सुने क्या, अगर 2 शर्तें पूरी हो जाए। नंबर 1, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं
कि ये चीज तुम किसी को बेच नहीं सकते। लिखो, ये बेड तुम किसी को बेच नहीं सकते। बिलावल भी आ गया पैसे लेके, उसको भी नहीं दोगे। ये बेड तुम किसी को बेच नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखवाएं उससे, या वो एसेट ऐसा हो कि इस्तेमाल ही उसे आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके बैक में पेन है, कोई मसला है, आप उसको स्पेशलाइज्ड एसेट बनवा रहे हैं उससे, तो वो बेचारे के किसी काम के नहीं है सेलर के, उसने देना ही आपको है। या स्पेशलाइज्ड एसेट ना हो, एसेट नॉर्मल सा हो, लेकिन आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया है कि तुम इस किसी और को बेच। और दूसरी शर्त कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हो कि अगर बीच में कस्टमर का इरादा बदला, सेलर का नहीं, बातें अगर कॉन्ट्रैक्ट में यह भी लिखा हो कि बीच में किसकी नीयत बदली, कस्टमर की नीयत बदली, तो कस्टमर को जितने काम हुए उसके पैसे देके जाने पड़ेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हो कस्टमर की नीयत अगर बदली तो जितना काम उसने करके दे दिया 31 दिसंबर तक, उसके पैसे उसे देने पड़ेंगे। सेलर की नीयत की बात नहीं कर रहा मैं, किसी नीयत की बात कर रहा हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये दो बातें पाई जाएं तो सेलर को खुशखबरी सुनाएं कि 31 दिसंबर को आपने जितना फर्नीचर बना लिया है उसका रेवेन्यू बुक कर लें। चलें जी, पहली बात नंबर 1, जैसे जैसे अगला बंदा सर्विस दे रहा है वैसे वैसे सर्विस आपकी बन रही है। ये कोई एसेट नहीं है, जिम सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, क्योंकि ये जैसे जैसे आपको मिल रही हैं वैसे वैसे कंज्यूम हो रही हैं। तो मिलना और साथ साथ कंज्यूम होना, ये पहला सिनेरियो था। मिलना और साथ साथ कंज्यूम होना, ये कौन सा सिनेरियो था? पहला। दूसरा, जैसे जैसे चीज क्रिएट हो रही है वैसे वैसे आपका कंट्रोल आ रहा है, कंज्यूम नहीं हो रही। जैसे जैसे घर बनता जा रहा है, इस्तेमाल तो नहीं हो रहा ना, अभी तो ग्रे स्ट्रक्चर हो रहा है वो, तो जैसे जैसे आपके घर में आके घर बना रहे, यानी कि आपकी लैंड पे आके घर बना रहे, या जैसे जैसे आपके घर आके फर्नीचर बना रहा है, तो हमेशा रेवेन्यू ओवर टाइम बुक होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो चीज बना के देता जा रहा है वैसे वैसे आपकी बनती जा रही है। और तीसरे सिनेरियो में दो शर्तें। नंबर 1, अगर वो हमारे घर तक नहीं आया और हम उसे आने भी नहीं दे रहे और वो अपने ही दुकान के ऊपर आपको चीज बना के दे रहा है, तो दो शर्तें। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखवाएं आप कि ये चीज आप किसी और को बेच नहीं सकते। अगर ना लिखवाएं तो भी कोई मसला नहीं, फिर चीज ऐसी स्पेशल होनी चाहिए कि सेलर के किसी काम की नहीं हो। अगर सेलर को आप इनकार करते हैं तो सेलर वो किसी को दे ना सके। ये दोनों में से कोई एक बात हो। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट में एक और बात लिखवाएं, अगर मेरी नीयत बदली तो मैं तुझे क्या करूंगा, जितना काम तूने कर लिया उसके क्या दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। अगर ये दो बातें आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लें तो रेवेन्यू कैसे बुक होगा? इसकी इंग्लिश मुश्किल है, वो मैं कल पढ़ाऊंगा, आज मैंने सवाल कराने हैं जी। हाँ, इन दोनों बातों में एंड है, इन दोनों बातों में एंड है। नहीं, ये दोनों बातों में एंड है। दो शर्तें हैं। नंबर 1, नो ऑल्टरनेटिव यूज, सेलर का इसका यूज कोई नहीं है ऑल्टरनेटिव, सेलर इसको किसी और को बेच नहीं सकता। इनकी अंग्रेजी प्लीज मैंने कल पढ़ानी है। एंड सेलर का क्या है? राइट टू पेमेंट, जितना काम हो गया है। तो अगर आपने हल्की सी अंग्रेजी पढ़नी है, नो ऑल्टरनेटिव यूज टू द एंटिटी। सेलर का क्यों नहीं ऑल्टरनेटिव यूज? या तो एसेट स्पेशल नेचर के, या आपने लिखवा दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि तुम किसी को बेच नहीं सकते, तो बेचारे का ऑल्टरनेट यूज ही कोई नहीं हो सकता, वो मजबूर है। और सेलर को क्या होना चाहिए? फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट, जितना काम कर लिया 31 दिसंबर तक उसका सेलर के पास क्या होना चाहिए? राइट होना चाहिए। बट ये इंग्लिश ना पढ़ें। तो जी आज के बाद हर सवाल पर हम ये 3 क्राइटेरिया लगाया करेंगे। अगर तीनों में से कोई एक भी हो गया, इन तीनों के दरमियान और लिखा हुआ है, किधर है? कहीं भी नहीं कुछ लिखा हुआ, तीनों के दरमियान कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऊपर भी लिखा हुआ है ना 1 ऑफ। तो इन तीनों में से कोई एक बात भी होगी, तीनों अलग अलग चीजें है ना बिल्कुल। हाँ, ये दोनों तो एक है ना, ये तो तीसरे में 2 कंडीशंस हैं, ये तीसरे में 2 कंडीशंस हैं। उसमें एसेट और लायबिलिटी साइड की बात हो रही थी, इधर रेवेन्यू साइड की बात हो रही है। वो एसेट और लायबिलिटी साइड की बात हो रही थी। हाँ, ये रेवेन्यू साइड की बात हो रही है कि रेवेन्यू कैसे। तो भाई रेवेन्यू कब ओवर टाइम बुक करना है? जब 3 कंडीशन ना पूरी हो रही हो। गलत बात है, जब तीनों में से
और तीनों में से कोई एक भी पूरी नहीं हो रही। अब मैं आपको उसकी मिसाल देता हूं। आप दुकान के ऊपर गए, आपने दुकान के ऊपर जाके कहा कि भाईजान मुझे घी का डब्बा दे दें। अब ये कोई सर्विस तो नहीं है जो वो आपको साथ साथ देता जा रहा है और आप कंज्यूम करते जा रहे हैं। एंटिटी साथ साथ परफॉर्म कर रही है कुछ या फौरन दे रही है, तो पहली शर्त भी पूरी नहीं हुई। क्या वो आपके घर आके बोतल बना के दे रहे हैं आपको? अब ये घर आके भी बोतल बना के नहीं दे रहा। और तीसरी बात, क्या आपने उसके बोतल का ऑर्डर कर दिए और फिर वो आपके लिए बोतल बना रहे हैं और आपने मना किया हुआ कि बोतल किसी को बेचनी नहीं? तो जो नॉर्मल गुड्स सेल होती हैं बाजार में, उसमें तो ये तीनों बातें नहीं पाई जा रही। आप बुक शॉप के पास अभी गए, उसे कहा मुझे बुक बेच दो। अब ये कोई होली होली वो सर्विस दे रहे हैं आपको जो आप होली होली रिसीव कर रहे हैं? नो नो, वो तो आपको फौरन बुक दे रहे हैं। नंबर 2, क्या वो आपके प्रेमिसेस में आके आपको बुक बना के दे रहे हैं और जितने जितने पेजेस उसके बन रहे हैं वो आपकी बनती जा रही है या फौरन बेच दी है? और क्या आपने उसे बुक का ऑर्डर किया हुआ है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बुक बना रहा है और जैसे जैसे बुक बनती जा रही है वो आपने कहा हुआ है कि तुमने और किसी को बेचनी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। तो जो नॉर्मल गुड्स की सेल होती है वो बताएं कहां फॉल किया करेगी? पॉइंट इन टाइम में। तो तीनों में से अगर एक शर्त भी पूरी हो जाए तो पॉइंट ओवर टाइम, और अगर तीनों में से एक भी पूरी ना हो तो। अब इसकी डायग्राम, अब इसकी तस्वीर आपने खींचनी है तो खींच लें। ये तीसरे में 2 बातें हैं। तीसरे में कितनी बातें बताई हैं? 2। नंबर 1, नो अल्टरनेट एंटिटी इसका कोई इस्तेमाल ना कर सके, और दूसरा राइट टू पेमेंट। और बैलेंसिंग सिनेरियोस कहां गिरेंगे? एट अ पॉइंट इन टाइम। अच्छा जी, आज अगर वो उसने, आप दुकान के पास गए, आमतौर पे दुकानों में क्या होता है, आप दुकानदार के पास जाते हैं, उसे कहते हैं मुझे फर्नीचर बना के दे दो। दुकानदार कहता है सर 3 महीने बाद आइएगा, मैं आपका फर्नीचर तैयार कर दूंगा। ऐसी सूरत में वो रेवेन्यू बुक करता है जब फर्नीचर डिलीवर करता है। वो आहिस्ता आहिस्ता बुक नहीं करता रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि हमने मायदे में लिखवाया नहीं होता। क्या नहीं लिखवाया होता? हमने मायदे में ये नहीं लिखवाया होता कि यार तुम किसी और को ना बेचना। ऐसे कोई बात हमने मायदे में नहीं लिखी होती। हाँ, अगर लिख दें मायदे में ये बात तो एक और बात भी डालनी पड़ेगी। वो क्या कि अगर तुम्हारा अधूरा भी हुआ तो मैं तुम्हारा नुकसान भरूंगा, कोई मसला नहीं, बाद में मैं फिर गया फर्नीचर लेने से तो तुझे पैसे देके जाऊंगा। तो आम जो हमारी डील्स होती हैं शादी के मौकों पर, तो उसमें सेलर सिर्फ तब रेवेन्यू बुक करता है जिस दिन हमें फर्नीचर क्या कर दे, डिलीवर। और अगर डिलीवर नहीं करेगा तो फिर वो रेवेन्यू बुक, चाहे 31 दिसंबर को वो 90% फर्नीचर ही क्यों ना बना चुका हो, फिर भी उसका रेवेन्यू बुक, क्योंकि अभी तक उसने क्या नहीं की, डिलीवरी नहीं। एडवांस तो कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट में चला जाता ना, एडवांस तो रेवेन्यू में नहीं जाता, एडवांस तो लायबिलिटी में चला जाता। अच्छा जी, cost to obtain contract and cost to fulfill contract। ठीक है। अच्छा, कॉस्ट टू ऑब्टेन अज़दवाजी रिश्ता, मंगनी का खर्चा, निकाह का खर्चा, ये सारा खर्चा, कॉस्ट टू ऑब्टेन अज़दवाजी रिश्ता, और कॉस्ट टू फुलफिल द अज़दवाजी रिश्ता। ये तो इस प्रोसेस से तो सारे टीचर गुजर रहे हैं। कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, इस प्रोसेस से तो आपके वालिदैन गुजर रहे हैं, वालिद साहब गुजर रहे हैं। कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। किसी दिन पूछिएगा कॉस्ट टू ऑब्टेन, यानी कि इज़दवाजी रिश्ता जिस वक्त हुआ था तो शादी ब्याह का खर्चा कितना हुआ था, कॉस्ट टू ऑब्टेन एंड कॉस्ट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, अखबार के अंदर खबर आई कि इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज वाले, भाई इधर तक आ रहे हो आप? अच्छा, बाहर जा रहे हो फोन करने। अच्छा, अखबार के अंदर खबर आई कि जी इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने बिल्डिंग बनानी है। आप वो 4-6 दिन हुए थे बिल्डिंगें बनाते हुए, आपने कहा चल पंगे लेने चलें। आप भागे भागे गए इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के दफ्तर, आपने कहा जी हमने सुना है कि एक बिड आई है, यानी एक ऑफर आई है कि आप लोग कह रहे हैं आप लोगों ने बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसा ना हो बिल्डिंग हमारी तरफ से, हम आपको बना देते हैं बिल्डिंग, हम सेलर हैं, हम आपको बिल्डिंग बना देते हैं। अब आपके 2 खर्चे होने हैं मोहतरम। कुछ खर्चे होने हैं कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के, कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के। वो कौन से खर्चे होंगे? आप इस्लामाबाद तक जाएंगे, ये लाहौर में क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं ऑनलाइन वालों को पता,
आप इस्लामाबाद तक जाएंगे, ये खर्चा होगा आपका, फिर वहां जाके रहेंगे कहीं, फुटपाथ पे तो नहीं सोचेंगे ना, वहां किसी होटल में रहेंगे, तो सुबह फ्रेश होके फिर खाना शाना खा के, वो नान चने खा के, लस्सी शस्सी पी के, फिर आप मीटिंग में जाएंगे। अच्छा, और मीटिंग में आप लशपश होके, तैयार शर्क होके, वाल शाल वाह के, ब्रश करके, जी हम आए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने, भाईजान ये संक कॉस्ट्स हैं, ये सारी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, नहीं मैंने भी पढ़ी थी, काफी पुराना लफ्ज बोल रहा हूँ, 15 साल पुराना मैंने सुना था। संक कॉस्ट क्या होती है भाईजान? ये संक कॉस्ट हैं। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, ट्रेवलिंग कॉस्ट आपकी डूब गई, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले आपको दुल्हन मिलने की बातें में, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, आपके जो होटल का खर्चा होना है वो तो पड़ना ही पड़ना है। आप होटल में जाके रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अभी सिर्फ किस लिए कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। इस कॉस्ट को क्या कहते हैं? कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट टू ऑब्टेन, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में चलते चलते आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, स्टिल आपने इन सारी कॉस्ट को पीएनएल में डालना है, सारी कॉस्ट को पीएनएल में डालना है। क्यों? क्योंकि इन कॉस्ट को आपने, लॉलीपॉप खा रहे हैं दोनों यार, हाथ धोगी यार, कोई टाइम है, कोई टाइम पे देख लिया करो, तो तेरी शादी हो रही है तो लॉलीपॉप हाथ धोगी यार, तीनों लगे हुए हैं, अच्छा चारों पांचों, अच्छा तो सबके दिल है। अच्छा तो अब आप मुझे बता दें, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी संक कॉस्ट हैं, ये सारी आपकी डूब गई। क्यों? चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता ना मिलता, ये कॉस्ट तो क्या होनी थी? इनकर होनी थी। एक कॉस्ट, सिर्फ एक कॉस्ट ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसी है जो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो आप करेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे। वो है आप जो सेल्स, एक कॉस्ट ऐसी है, जब बात उठने लगी थी तो इन्होंने आपस में बातें शुरू कर दी, एक कॉस्ट ऐसी है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने की होगी, लेकिन वो आपको सिर्फ तब करनी पड़ेगी जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। वो क्या? आप अपने साथ जो सेल्स स्टाफ लेके गए हुए हैं, जिनके अंदर निगोशिएशन स्किल्स थी बात करने की, उस सेल्स स्टाफ को जो आप अपने साथ लेके गए हैं, उसको आप बोनस, कमीशन या रिवॉर्ड देंगे ऑन विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे आप उनको कोई तोहफा देंगे। इसको स्टैंडर्ड कहता है कि आप इस कॉस्ट को पीएनएल में ना डालो। जितने अरसे का प्रोजेक्ट है ना आपका, 5-6 साल का, तो इसको एसेट टाइप चीज बना लो, और एसेट बना के इस कॉस्ट को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंसेस में डालो। कोई समझ आई बात? तो कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट कितने किस्म की होगी? 2 किस्म की। एक वो कॉस्ट है आने जाने की, ट्रैवलिंग, आपने किसी लॉयर से पूछा यार अच्छी तरह से मुझे बिड बना के दे दे, आपने कोई ड्यू डिलीजेंस कराई। ड्यू डिलीजेंस होती है आपने लोगों से मशवरे मांगे, यार इन लोगों से मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊं, क्या मशवरे आप लोगों का। करते 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 आपने काफ़ी सारे खर्चे किए और इन द एंड आप इस्लामाबाद पहुंच गए, और इस्लामाबाद में आप मीटिंग में जाके बैठे हुए हैं। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने कहा जी हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। खुशी में आपने अपने स्टाफ को कह दिया मैं आपको बोनस देता हूं, इस बात पे मैं आपको कमीशन देता हूं, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट विन करने के ऊपर पैसे देता हूं, मैं सेल्स स्टाफ को कमीशन पे करता हूं। इस पैसे को आपने एक्सपेंस पे नहीं डालना, इसको क्या करना है? कैपिटलाइज करके आपने इसको, जितने साल में बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग बना के देना तो ये वाली टाइप होगी ना, आप उसको घर जाके उसकी बिल्डिंग बना के दे रहे होंगे। तो जब आप रेवेन्यू अब आहिस्ता आहिस्ता बुक कर रहे होंगे 5 सालों में, तो इस कॉस्ट को भी आहिस्ता आहिस्ता बुक कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपने ये बिल्डिंग नहीं है, ये बाथरूम है, ये 2 महीने में बना देना है, तो फिर ऐसी सूरत में मेरे ख्याल से इस कॉस्ट को भी कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। वजह बताएं क्यों? क्योंकि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट अगले के साथ किया वो कितने महीने का है? 2 महीने में जब आप उसे चीजें बना के दे देंगे तो पूरा रेवेन्यू 2 महीने में बुक हो जाएगा। अब जब रेवेन्यू पूरा 2 महीने में बुक हो गया वॉशरूम से, तो क्या आप उसकी कॉस्ट को डेफर करके बुक कर रहे होंगे? कोई तुक्की नहीं बनेगी। तो फिर कॉस्ट को भी कहां डाल दें?
तो बता दें कॉस्ट ऑफ विनिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो सेल्स स्टाफ को बोनस देते हैं, वो हमेशा एसेट बनेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की लाइफ 1 साल से ज्यादा है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ तो फिर वॉशरूम दो महीने पे बना दिया तो रेवेन्यू भी सारा 2 महीने में बुक कर लेना आपने। तो जब रेवेन्यू 2 महीने में बुक हो गया, हालांकि ओवर टाइम ही हो रहा है 2 महीने में, लेकिन जब P&L में रेवेन्यू 2 महीने में जा रहा है तो फिर उसकी कॉस्ट भी उसी 1 ईयर के अंदर है, उसको एक्सपेंस में डाल दो। पहली बात ये होगी। आप बताएं कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये तो भाई अब बहुत ज्यादा होंगी। कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट, ईंटें खरीदेंगे, बजरी खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, लेबर को लगाएंगे, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करेंगे, और मटेरियल और मशीनें आएंगी, उनकी डेप्रिसिएशनें रिकॉर्ड होंगी, बड़ी बड़ी क्रेनें आएंगी। तो ये कॉस्ट कौन सी होंगी? कॉस्ट टू। इसमें एक लिस्ट अवेलेबल है, जिनको कैपिटलाइज करना है उसकी, और जिनको कैपिटलाइज नहीं करना उसकी। और लिस्ट वही है जिस तरह IS 16 टाइप या बाकी स्टैंडर्ड्स के अंदर लिस्ट होती है। अगर कोई मटेरियल वेस्ट हो गया है, अगर कोई लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ये आपके लॉसेस होंगे, इनको आप खर्चों में डालते रहेंगे। लेकिन अगर मटेरियल, लेबर और बाकी चीज़ें नॉर्मल तरीके से चल रही हैं तो फिर इनको आप क्या करते रहेंगे? कैपिटलाइज करते रहेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं जी, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉस्ट टू। उसमें ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट में एक कॉस्ट होगी जब आप कॉन्ट्रैक्ट विन करेंगे, वो वाली जरा कॉस्ट मुझे बता दें, क्योंकि उसका जरा ध्यान रखना है हमने। वो होगी जो आप स्टाफ को एंड पे कमीशन देंगे। लेकिन ना, आने जाने का खर्चा भी आप एसेट बना सकते हैं। इस्लामाबाद जाने का खर्चा वो भी P&L में ना डालें। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दें आप कि ये वो जो जाने का खर्चा है और खाने पीने का खर्चा मैं इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज आपसे रिकवर करूंगा, और वो मान भी जाए, ऐसी सूरत में क्योंकि आप खर्चा अगले पे डाल सकते हैं, तो इसको भी आप एसेट टाइप चीज बनाएं, और इसको भी एसेट बना के ओवर द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खर्चे को क्या कर लें? अमॉर्टाइज कर लें। सवाल पढ़ें जी, लेक्चर नोट्स में आ जाएं। पहले जरा अंग्रेजी साथ खोल लेते हैं। ये कहाँ है यार? कॉस्ट टू फुलफिल एंड कॉस्ट टू ऑब्टेन, पेज 346। कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं, वो कुछ और था। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बता दें कितने किस्म की हैं जी? 2 किस्म की। नंबर 1 कॉस्ट टू ऑब्टेन, कॉस्ट टू फुलफिल। कॉस्ट टू ऑब्टेन में कितने किस्म की हैं? 2 किस्म की। एक वो जो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने तक है, एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने के बाद आपने कमीशन पे करना है अपने स्टाफ को। कमीशन को हमेशा अगर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने से पहले आने जाने का खर्चा है उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिख दें कि ये कॉस्ट किससे रिकवर होंगी? कस्टमर से, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज से रिकवर होंगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन ऑब्टेनिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट माइट बी इनकर्ड इन फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, इंक्रीमेंटल। पहले हम बात करने लगे ऑब्टेन पे, फिर हम बात करेंगे फुलफिल पे। इसमें ना सिर्फ आप ये डब्बे वाला पढ़ें। एन एंटिटी शैल रिकॉर्ड एन एसेट, कैपिटलाइज करें फॉर द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर इफ इट इज इनकर्ड टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कौन सी वाली यार बताओ ना? फॉर एग्जाम्पल सेल्स कमीशन। सेल्स कमीशन ऑब्टेन करने की कॉस्ट है या बाद में फुलफिल करने की? नहीं है, सेल्स कमीशन फुलफिल करने की नहीं है। सेल्स कमीशन एक कॉस्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट विन करने पे दी जाती है। इट इज नॉट कॉस्ट टू फुलफिल। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन करने पे दी जाती है, और ऑब्टेन करने पे तब दी जाती है जब आप कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लें? विन कर लें। तो सेल्स कमीशन को आपने क्या किया करना है भाईजान? कैपिटलाइज। यार ये दूसरी बात छोड़ें, इसको अभी ना पढ़ें। और तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। अदर कॉस्ट्स सच एज, इसके अलावा वाली ना, अदर से क्या मुराद है? सेल्स कमीशन के अदर कॉस्ट सच एज, बताते थे, सच एज बिड प्रिपरेशन, बिड ऑफर प्रिपेयर की हमने जाने से पहले, यार इतने में कर देंगे काम, ये करेंगे वो करेंगे। ट्रेवलिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट शैल बी
एज एन एक्सपेंस, लेकिन यार मैंने कहा इनको भी कैपिटलाइज कर दें। However, if these are explicitly chargeable to customer, regardless of whether the contract is obtained or not, चाहे कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले, अगर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज ने कह दिया यार आप लोग इतनी दूर से हैं, हम आपका खर्चा बर्दाश्त कर लेते हैं, तो फिर आप इनको क्या कर लें, कैपिटलाइज करें, देन दीज विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। चलें जी, इसका सवाल करें लेक्चर नोट्स में आके। ये मैं बताता हूं लेक्चर नोट्स में कौन सा सफा बनेगा। पेज नंबर 717 717 क्यू बिल्डर 718 क्यू बिल्डर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जकम जनवरी 2022। इसने जकम जनवरी 2022 पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। अल्लाह का शुक्र है मिल गया फिर कॉन्ट्रैक्ट, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फॉर अ हाउस फॉर अ कस्टमर इन 5 years। ये हम कितने अरसे में बना के देंगे? द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर, कहते हैं वो 3 शर्तें मैं तुमसे नहीं लगवा रहा, मैं बता देता हूँ, कुछ ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई होनी है ओवर टाइम। शायद हम उसकी लैंड पे जाके चीजें उसको बना के दे रहे होंगे। फॉलोइंग इज अ डिटेल ऑफ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं लीज वाली, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। यार 2000 रुपया हमने इनकर किया था ऑफर प्रिपेयर करने के लिए, यानी हमने किसी लॉयर से ऑफर प्रिपेयर करवाई होगी प्रॉपर तरीके से, लीगल तरीके से। इसको क्या, इसको बाय डिफॉल्ट कहां डालने हैं? एक्सपेंस में। 3500 एंड 2500 वाज इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग होते जाने का खर्चा, अकोमोडेशन होते इस्लामाबाद में रहने का खर्चा। 3500 एंड 2500 वाज इनकर्ड ऑन ट्रैवलिंग एंड अकोमोडेशन रिस्पेक्टिवली फॉर 2 इंजीनियर्स टू विजिट, जाएं एंड प्रेजेंट द प्रोपोज्ड कंस्ट्रक्शन, प्रोपोज कंस्ट्रक्शन को जो है प्रेजेंट करें। द कस्टमर हैड एग्रीड टू पे फॉर द अकोमोडेशन एक्सपेंसेस, द कस्टमर एग्रीड टू पे फॉर द अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। बड़ा तेज निकला, उसने कहा ये जो तुम इधर रह रहे हो ना तो अच्छा नहीं लगता, मेरे शहर में अपने पैसों पे रहो, तो 2500 रुपया सिर्फ तुम्हें मैं दे देता हूं, बाकी आओ खुद ही तुम उड़ के जहाज पे आओ, जो साइकिल पे आओ, मुझे उससे कंसर्न नहीं है, ये खर्चा मैं तुम्हारा बर्दाश्त करने को तैयार हूं, अकोमोडेशन वाला सिर्फ। इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिले ना मिले, ये खर्चा मेरी तरफ से। वैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। ₹4000 वॉज पेड एज कमीशन टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर विनिंग और अरेंजिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन भाईजान बाद में दिया जाएगा विन करने के, याद रखिएगा, कमीशन का जब भी लफ्ज लिखा होगा बाद में दिया जाएगा। कमीशन के साथ बोनस भी लिख लें, कमीशन बोनस। ये क्यों दिया हमने? सेल्स स्टाफ को फॉर विनिंग और अरेंजिंग द, हमने कहा तुमने बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवा के दिया, हमें विन करवा के दिया। याद रखिएगा ये बाय डिफॉल्ट हमेशा बाद में मिला करेगा। किसके? जब इस्लामाबाद वाले कह देंगे हम आपको ये मुआहिदा देते हैं, उस वक्त जो है वो हम ये मिठाई बांटेंगे, मिठाई नहीं बांटेंगे, इनको पैसे बांटेंगे। किसको? सेल्स स्टाफ को, सेल्स स्टाफ को। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता मिल गया। अब रिश्ता मिलने के बाद हम जो है वो ये मिठाई बांटेंगे। शुक्र है यार, अल्लाह का शुक्र है, ये बिल्डिंग अब हम बनाएंगे। यार ये कॉन्सेप्ट कुछ किताबों में लिखा हुआ है, एनुअल सेल्स बोनस फॉर पेड टू एम्प्लॉइज। यार ये तो है ना, ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये होता है कि जब कंस्ट्रक्शन कंपनी के साल का एंड होता है ना, तो सारे एम्प्लॉइज़ को बुलाती है और कहती है पूरे साल में हमने 8-10 कॉन्ट्रैक्ट विन किए थे, तो हम हर कॉन्ट्रैक्ट में साथ साथ भी आपको पैसे देते रहे, लेकिन ओवरऑल इस साल की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, तो हम आपको साल के एंड पे एक बोनस देना चाह रहे हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विद आवर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज एनुअल सेल्स बोनस। ये हर साल एम्प्लॉइज को मिलता है ओवरऑल, अगर ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पकड़ ले तो। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे सवाल में लिखा हुआ था इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की है या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस की है? पेपर में कैसे पता चलेगा? एनुअल, एनुअल। और ये वाला कैसे? द कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाला कमीशन है। आप बता दें, पहले मैं कुछ और पूछने लगा हूं। अगर कॉन्ट्रैक्ट है यानी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई होनी है, तो बाय डिफॉल्ट किन चीजों को एक्सपेंस में डालना है? इसको एक्सपेंस में,
इसको एक्सपेंस में, सबर 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 सबर, इसको एक्सपेंस में, इसको एसेट, इसको एक्सपेंस में। लेकिन अगर कस्टमर कह दे कि मैं इनमें से कोई खर्चा बर्दाश्त कर लूंगा, तो फिर ऐसी सूरत में इसको एक्सपेंस की बजाय एसेट में डालना है। डन हो गया। तो अब आप बता दें, एक्सपेंस वालों की पकड़ के एक एंट्री कर देते हैं, नीचे सोल्यूशन ना देखें, एसेट वालों की पकड़ के एक एंट्री कर देते हैं। लीगल फी किधर आ रही है? 2000 वाज इनकर्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लीगल फी ये भाईजान कॉन्ट्रैक्ट साइन की नहीं है, ये बिड बनाने की है। बिड बनती है कॉन्ट्रैक्ट विन करने से पहले। ये बिड होती है ऑफर, जिसमें लिखा होता है इतना सामान लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतनी लेबर लगेगी, और ये हम लॉयर से बनवा लेते हैं ताकि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज अगर हो तो वो पूरी कर लें। तो ये बिड फॉर कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो रहा। अब बता दें ये एक्सपेंस वालों को कहां फेंक दें? कैलकुलेटर पकड़ें, 2000 रुपया जमा ये वाला 3500 जमा ये वाला 5000। एंट्री बताएंगे, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। जी कितने से? 10,500। और बाकी खर्चों की एंट्री बता दें, 2500 और 4000। इसका नाम रख दें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। आगे एसेट का लॉस लिख दें। वैसे मैंने इधर क्या लिखा हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। लेकिन ये एसेट ब्रैकेट में लिख लेना ताकि फिर समझ आए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहीं आप P&L में ले जाए, इसको एसेट बनाना है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट। जी कितने से? ये 6500। डन। तो कुछ को एक्सपेंस में डाल देना और कुछ को क्या कर देना, कैपिटलाइज। अच्छा नेक्स्ट, वो हाँ फिर ठीक है कह सकते हो आप। अच्छा यार जनरल एंट्रीज की रिक्वायरमेंट सही कर लें। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002, एज्यूमिंग अमोर्टाइजेशन पीरियड ऑफ कॉस्ट इज 5 years ऑन इक्वल बेसिस एंड ओवर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो, ये मैंने अपने से सवाल बनाया हुआ था इसलिए इसको चेंज करें, एंड ओवर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो कंप्लीट 1/5। हमारा प्रोजेक्ट भी 1/5 कंप्लीट हो गया। तो हमने कितनी बिल्डिंग बना के दे दी है? 1/5। यानी हमने कितने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है? 20% काम हमने करके दे दिया है। अब बता दें वो जो एसेट बनाया था, क्या वो एसेट ही रहे या उसको आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालें? आसिम शकूर क्लास से ना जाया करो। उसको एसेट बनाएं या आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालें? आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना आपको अगले सवाल में ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। फिलहाल मुझे बता दें ये एसेट अगले 15 साल बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे ही नज़र आता रहेगा या आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा? आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगा। तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दें, एक्सपेंसेस में डाल दें, जो मर्जी नाम इसका कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको बस खर्चा बुक करें, ये हमारा खर्चा है। तो फिर वो चेंज इन एस्टीमेट वगैरह वाली अकाउंटिंग हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स रिमेनिंग लाइफ जैसे रिवाइज करते थे जी, 6500 डिवाइडेड बाय 1300। तो आप बता दें ये जो मैंने कॉस्ट की हैं मुझे फौरन फायदा दे रही हैं या 5 साल तक फायदा देंगी? 5 साल तक। तो ये 3 एंट्रीज बनी। ये हमारा सवाल किसका हो गया? कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट। अगला किसका करना है? कॉस्ट टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट। जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी
अब रेवेन्यू भी 1/5 रिकॉर्ड करेंगे, रेवेन्यू को इसने अमाउंट नहीं दी, तो रेवेन्यू के लिए मैं अगला सवाल कराने लगा। रेवेन्यू भी 1/5 रिकॉर्ड होगा अगर कोई लिखना चाहता है, रेवेन्यू भी 1/5 रिकॉर्ड होगा, लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है। किताब पे लिख लें आखिरी एंट्री के नीचे, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम, इसलिए जितना वो काम करके दे देगा उतना रेवेन्यू बुक कर लेगा सेलर। पढ़ें जी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट के नीचे आ जाएं। कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बताएं बिल्डिंग बनाने के लिए। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट डेट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्लांट ले लिया, उसकी डेप्रिसिएशन इसको चार्ज करनी है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट डेट रिलेट डायरेक्टली टू द कॉन्ट्रैक्ट और टू कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटीज़। और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो हमने डालनी तो नहीं होती एसेट में, लेकिन वो कॉस्ट एक्सप्लिसिटली चार्जेबल होती हैं कस्टमर से। मिसाल के तौर पे कोई हमारा नुकसान हो गया, हम वो कस्टमर से रिकवर कर लें, असूली तौर पे वो तो नुकसान उसी साल खर्चे में जाना चाहिए, लेकिन इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाया जा सकता है, कैपिटलाइज किया जा सकता है, उसी तरह जिस तरह पिछले सवाल में पढ़ा है। अगर ये पैसे किससे रिकवरेबल हैं? कस्टमर से। एंड अदर कॉस्ट डेट आर इनकर्ड ओनली बिकॉज ऑफ एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर। कई दफ़ा आप खुद काम करने की बजाय किससे काम ले लेते हैं? सब कॉन्ट्रैक्टर से काम ले लेते हैं। तो इन कॉस्ट को बोलें क्या करना है आपने? कैपिटलाइज करना है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, सारी चीज़ों को आपने कैपिटलाइज करना है। और कौन सी चीज़ें कैपिटलाइज नहीं करनी? एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग कॉस्ट एज एन एक्सपेंस। बिल्डिंग बनाते हुए इन चीज़ों को आपने एक्सपेंस में डालना है। कौन सी? जनरल एंड एडमिन कॉस्ट। हमारे बिजनेस की जनरल एंड एडमिन कॉस्ट जो होती हैं उनको हमेशा किस में डालना है? एक्सपेंस में। लेकिन उनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं अनलेस दोज आर एक्सप्लिसिटली चार्जेबल टू। तो आज आके एक बात बार बार सवाल में आ रही है कि जिनको एक्सपेंस में डालने उनको भी एसेट बनाया जा सकता है। कब? जब कस्टमर से रिकवर हो। कॉस्ट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, ईंटें चोरी हो गई, कहां डाल दें? एक्सपेंस में या एसेट में? लेबर ने स्ट्राइक कर दी, उतने महीनों की तनख्वाह एक्सपेंस में। और अदर रिसोर्सेज टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट डेट वर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस बन रही थी तब तो हमने ये नहीं कहा था ना कि चोरी होंगी वो भी तुमसे लेंगे। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कह दिया कि वो भी प्राइस तुमसे ही लेंगे तो वो भी फिर क्या कर दें? कैपिटलाइज कर दें। अच्छा, कई दफ़ा कोई कॉस्ट होती हैं रिलेटेड टू पुरानी ऑब्लिगेशन। कई दफ़ा आपने ये सुना होगा कि हमने बिल्डर से नई बिल्डिंग बनवानी शुरू की, तो हमने उससे कहा यार ये पिछली गली में जो तुमने पुरानी बिल्डिंग बना के दी थी ना, ज़रा इसका कोई गटर टूट गया, रिपेयर कर दो, ये भी ज़रा तुम काम मुझे आके करके दे दो, इसकी पाइपें टूट गई हैं ये भी सही कर दो। तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट है। तो कोई पुराना वादा आपने उससे किया था, उस वादे में कोई मसला निकल आया, अगर उससे पूरा करके दे रहे हैं तो ये जो पैसे हैं भाईजान, ये क्या इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट पूरी करके दे रहे हैं? नहीं। तो क्या ये डायरेक्ट मटेरियल लेबर इस्लामाबाद वाली बिल्डिंग में लग रहे हैं या इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज को आपने जो मरी में बिल्डिंग बना के दिया उसका है शायद कोई? कॉस्ट डेट रिलेट टू सेटिस्फाइड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, डेट इज कॉस्ट डेट रिलेट टू पास्ट परफॉर्मेंस। उर्दू में लिख लें, पुरानी किसी बिल्डिंग की रिपेयर करके दे दी, पुरानी किसी बिल्डिंग की रिपेयर करके दे दी, इसको अब आप कैपिटलाइज करेंगे या एक्सपेंस में डालेंगे?
एक्सपेंस आउट करेंगे। अच्छा यार, ये जो कॉस्ट हैं इनमें तीन बातें पाई जाती हैं। लेबर की कॉस्ट हो, मटेरियल की कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट हो, इनमें तीन बातें पाई जाती हैं। ये तीन बातें हमें कोई पढ़नी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसको मैं बाद में पढ़ लूँगा, पहले सवाल सॉल्व कर लें। जेड बिल्डर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, पूरा सवाल एक दफ़ा पढ़ लें। जेड बिल्डर साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फॉर अ कस्टमर इन 3 years। जी अब आप मुझे बताएं, सबसे पहला अच्छा आपको पता है स्टैंडर्ड में 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, हमारे और कस्टमर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की शराइत में कोई मसला नहीं है। दूसरा स्टेप आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, अंडरलाइन करें। कंस्ट्रक्ट अ हाउस, एक वादा है, कंस्ट्रक्ट अ हाउस, या अलग अलग कोई चीजें उसको बेचनी है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। तो क्या ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करना पड़ेगा या नहीं? अगला सवाल, ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करें बिटवीन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। पहला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट पकड़ना, दूसरा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करना, तीसरा था ट्रांजैक्शन प्राइस पकड़ना, और अब चौथा है ट्रांजैक्शन प्राइस को उनमें। तो ट्रांजैक्शन प्राइस को एलोकेट करने की जरूरत ही नहीं, क्यों? एक ही ट्रांजैक्शन प्राइस है, जो सेल है वही सेल होगी। और पांचवा, वो जो आज हमने थोड़ी देर पहले क्लास के शुरू में पढ़ना है, रेवेन्यू कब बुक करना है, फौरन बुक करना है या आहिस्ता आहिस्ता बुक करना है। ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सवाल खुद बता रहे कैसे सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम। सो द टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज एग्रीड एट, इसको एलोकेट करें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस में या ये एक ही वादा है? ऐसा तो नहीं उसने कहा कि मेरे से घर भी बनवा लो और एक डिस्काउंट वाउचर भी ले लो, नहीं कि आइंदा तो मैं बिल्डिंग बनाऊंगा तो डिस्काउंट दे दूंगा, ऐसा कोई वादा नहीं है। तो एक ही वादा है, इसलिए इसको एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। यही 90,000 ट्रांजैक्शन प्राइस है। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मैं क्या बना के दे रहा हूं, हाउस, तो इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस भी 90 है और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस भी 90। अच्छा जी, एक चीज सवाल से काट दें, वो मैंने आपसे बाद में डिस्कस करनी है, इसलिए इसको सवाल से परमानेंटली डिलीट कर दें, इसको सवाल में परमानेंटली डिलीट कर दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन वाज कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 20। कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई जी? 1 जुलाई 20 को। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू ईयर एंडेड 30 जून 2021। जैसे ही हमने इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज बनानी शुरू की तो हमने सबसे पहले एक प्लांट खरीदा 1 जुलाई 20 को फॉर 50,000। आपको याद है इनटेंजेबल बनाने के लिए कोई टेंजेबल खरीदते थे तो उसकी डेप्रिसिएशन डालते थे उसकी कॉस्ट में। तो अब मैंने ये जो प्लांट खरीदा है, इस प्लांट को मैंने इस्तेमाल करना है वो बिल्डिंग में क्रेन के तौर पे या इस पर्पस के लिए। तो इस प्लांट की पूरी कॉस्ट को मैं डालूंगा या इस प्लांट का रेलिवेंट हिस्सा कैपिटलाइज करूंगा, रेलिवेंट डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज करूंगा। अब प्लांट पर परचेज ऑन 1 जुलाई 2020 फॉर 50,000 फॉर अ प्रोजेक्ट। इट्स टोटल यूजफुल लाइफ, प्लांट की लाइफ कितनी है जी? इज एस्टिमेटेड टू बी 20 साल। इट वुड बी यूज थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में यूज होगा, यानी कितने साल यूज होगा? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये 3 साल यूज होगा। कहां लिखा हुआ है 3 साल? ऊपर लिखा हुआ है। टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सक्लूडिंग प्लांट डेप्रिसिएशन इज एज फॉलोज। प्लांट डेप्रिसिएशन निकाल के टोटल कॉस्ट चाहिए तो प्लांट डेप्रिसिएशन भी हम निकाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। प्लांट की लाइफ दी हुई है तो प्लांट की डेप्रिसिएशन भी जरा मुझे बता दें। प्लांट कितने के डिवाइडेड बाय कितना? डिवाइडेड बाय 5, 20 साल। 20 साल 5 किसने लिखवाया, कितनी आ गई? 2500। ये प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी। तो अब मैं कह सकता हूं कि टोटल कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोस। अब मैं ये काट दूं ना एक्सक्लूडिंग प्लांट डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक चीज उसने नहीं दी थी, मेरे से मेहनत करके निकलवाना चाह रहा था, वो मैंने निकाल ली। अब बता दें जी इस साल इस्लामाबाद में हमारा क्या क्या खर्चा हुआ। नंबर 1, हमारा प्लांट वैल्यू लूज कर गया। सैलरीज वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली इंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। कैपिटलाइज करूं ना करूं जल्दी बताएं। प्लांट वाले को भी कैपिटलाइज करना है, डेप्रिसिएशन को कैपिटलाइज करना है। एंट्री दिखाऊंगा आपको अगर भूली हुई है। सैलरीज वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज कैपिटलाइज करना है। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर कैपिटलाइज करना है।
कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यूज्ड, कैपिटलाइज करना है। वेस्टेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल कहाँ डालने हैं? एक्सपेंस में डालने हैं। लिस्ट हमने पढ़ ली थी अभी थोड़ी देर पहले, ये लिस्ट में से हमने चीज़ें भी देख के आए थे यहाँ से, किन चीज़ों को एसेट में डालना है, किन चीज़ों को। और अगर लिखा होता है वेस्टेड मटेरियल के आगे इट इज चार्जेबल टू कस्टमर, फिर इनको कैपिटलाइज करते हैं। एट ईयर एंड टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट इंक्लूडिंग प्लांट डेप्रिसिएशन टिल कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टिमेटेड एट टोटल कॉस्ट। ये सवाल किए मैं इस किस्म के, कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर, टोटल कॉस्ट, इस तरह के सवाल, कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर, टोटल कॉस्ट। ओके, द सर्वेयर हैज एस्टिमेटेड दैट प्रोग्रेस ऑफ 40% टिल ईयर एंड। सर्वेयर से हमने सर्वे लगाया है या हम खुद कॉस्ट को डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके निकालेंगे? सर्वेयर से। यार फर्क सिर्फ इस सवाल में और उन सवालों में ये था, उन सवालों में कॉस्ट हमें खुद दे देता था, इस सवाल में बता रहे कि कौन कौन सी कॉस्ट जमा करके करोगे। वो सवाल तो वो उसी जैसे हैं। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 30 जून 2021 फॉर 22,000 विच विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। पैसे अगले साल मिलने हैं। डेटर वाला राइट मेरा सिर्फ तब बनता है जब मैं इनवॉइस भेजूं। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाली बात इसमें शायद बीच में आए, वो मैं भी बाद में करूंगा। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जस्ट चेंज इट इन अ क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपने क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, सफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, तो भी ऐसा हो सकता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा 3 साल का, 90,000 रुपए का आपने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा, उसके लिए आपने वैक्यूम क्लीनर परचेज किया। वैक्यूम क्लीनर आपने परचेज किया और वैक्यूम क्लीनर आपने 20 साल तक यूज करना है, हर साल इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 साल तक यूज करेंगे। उसके लिए आपने जमादारों को पैसे दिए, उसके लिए आपने सब जमादारों को पैसे दिए, यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टर, छोटे जमादार। उसके लिए आपने जो है वो वाइपर खरीदा, उसके लिए आपने जो है स्वीप खरीदा, उसके लिए आपने पोचियां, पता नहीं क्या क्या चीजें खरीदते हैं लोग, और कुछ चीजें जो खरीदनी थी आपने वो चोरी हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दुनिया में चल रहे हैं ना। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था। इसी तरह पेपर में क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी आ सकता है, और क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने आपको बता दिया, उसका रेवेन्यू बुक करना है ओवर टाइम, क्योंकि जैसे जैसे मैं देता रहता हूं सर्विस, वैसे वैसे कस्टमर सर्विस क्या करता रहता है। तो ये बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, क्लीनिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी पेपर में आ सकता है, पेरोल का कॉन्ट्रैक्ट भी पेपर में आ सकता है कि आपने कॉलेज वालों की पेरोल सर्विस पकड़ ली। उसके लिए अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहले घर में जाके कंप्यूटर खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीद के प्रिंसिपल साहब से डाटा मंगवाया, फिर आप ज़्यादा बिजी हो गए तो आपने 2 बंदे रख लिए, आपने कहा यार मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा, और साथ ही आपने जो है वो सैलरीज के साथ साथ और लोगों को तनख्वाह देने लगे। मटेरियल तो शायद इसमें आप कुछ ना खरीदें, या हो सकता है कोई प्रिंटर के पेजेस खरीद लें, कोई और चीज़ें खरीद लें, कैलकुलेटर्स खरीद लें, इस किस्म की छोटी मोटी चीज़ें खरीद लें, वो सारी आपकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आ जाएंगी। कंस्ट्रक्शन तो करके नहीं दे रहे, कंस्ट्रक्शन की जगह सर्विस रेंडर करने की कॉस्ट आ जाएंगी। साल के एंड पे आप देख लेंगे रेवेन्यू कितना बनता है और कितनी मैंने सर्विस दे दी, उसकी बुनियाद पे आप रेवेन्यू क्या कर लेंगे, बुक कर लेंगे। तो ये डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो आप पकड़ सकते हैं। तो अब सिंपल क्या करना है, जितने खोए हैं उनको कॉस्ट में डाल देना है, एक्सपेंस या कैपिटलाइज सोच के, और जो पाया है उसको आपने कहां डाल देना है, रेवेन्यू में डाल देना है। शुरू करें जी। पहली जनरल एंट्री बता दें प्लांट की, तारीख बताएं। 1 जुलाई 20। आप क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं। आपने क्या करना है, आपने इस्लामाबाद के अंदर बिल्डिंग बना के देनी है। आपने उसके लिए क्या खरीदा, प्लांट। ये प्लांट 20 साल इस्तेमाल होगा, 3 साल इस प्रोजेक्ट पे, 17 साल किसी और मकसद में। फिलहाल पूरे प्लांट को कैपिटलाइज करें। ये एंट्री बोलें, प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी, 50,000 से। आगे, इट वुड बी यूज थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। 3 साल तो ये हमारे साथ रहेगा, लेकिन डेप्रिशिएट तो ऑब्वियसली हम 20 साल के ऊपर ही करेंगे। टोटल कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर इज एज फॉलोस। पहले ऐसा करें, कैपिटलाइज वालों को पकड़ लें, 1 2 3 4। मेरे ख्याल से ऐसा करें, इधर देखें, इन सब को जमा करके एसेट बना दें, इन तीनों का कैश क्रेडिट कर दें, और इधर आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दें। ऐसी नहीं एंट्री बनेगी। एंट्री जरा सोचे क्या बनेगी, कैश क्रेडिट 17,000, कैश क्रेडिट 5,000, कैश क्रेडिट 5,000, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 2500।
क्यों? कोई चीज जा रही है या एसेट वैल्यू लूज कर रहा है? एसेट वैल्यू लूज कर रहा है। और इन चारों को पकड़ के क्या कर दें? कैपिटलाइज, कंबाइंड एंट्री कर दें, जिस तरह इंटेंजिबल्स में की थी। इसका नाम जरा सोल्यूशन में देखिए मैंने क्या रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट। तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट गलत लफ्ज है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। लेकिन बेहतर है वर्क इन प्रोग्रेस जरा साथ लगा दिया करें ताकि पता चले आपको काम चल रहा है। जी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरी कितनी कॉस्ट इनकर हुई? नहीं, पहले क्रेडिट साइड पूरी करो, इसको मैं बैलेंसिंग निकाल लूंगा। सैलरीज दी होंगी एम्प्लॉइज को, कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए होंगे, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोले कितने कितने का? 17,000 टोटल 27,000। अब क्या क्रेडिट करूं? अकोमोडेशन क्रेडिट नहीं दिल चाह रहा तो बीवी पे अकाउंट मेंटेन कर दें, प्लांट यानी बुक वैल्यू पे अकाउंट बना दें। तो अकोमोडेशन क्रेडिट कितना? क्या इस 2500 का डेबिट डेबिशन एक्सपेंस में डालूं? नहीं, ये जो 2500 का डेबिट है इसको डेबिशन एक्सपेंस में डेबिट नहीं करना, बल्कि इस 2500 को कैपिटलाइज करना है, क्योंकि ये 2500 भी हेल्प कर रहे हैं मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करने में। बैलेंसिंग निकाल लें, 29,500। और अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा होता क्लीनिंग का तो वाइपर वगैरह, या वाइपर तो एक साल में फारग हो जाते हैं, वाइपर वगैरह, क्लीनिंग मटेरियल वगैरह, स्वीप वगैरह, इन सारी चीज़ों को यहाँ रखता और वैक्यूम क्लीनर की डेप्रिसिएशन को यहाँ रखता और टोटल डेबिट इधर मार देता। अगला जी बताएं, और कोई हमने खर्चा किया बिल्डिंग बनाते हुए? कुछ सामान खरीदा था चोरी हो गया, एक्सपेंस डेबिट कितने से? अब सारे अटेंटिव हो जाए जी, 2 एंट्रीज करनी है। अब ये मेरी कॉस्ट P&L में नहीं जाएगी, इसमें से मैं कॉस्ट को परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से गुजार के P&L में लेके जाऊंगा। अब मैंने कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करनी है और मैंने सेल की एंट्री करनी है। उसके लिए मैं उस सारे प्रोसेस से गुजरूंगा जिस प्रोसेस से हम क्लास में गुजरते थे, P&L एज ऑन, P&L फॉर द ईयर, और उससे पहले परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। अगर सवाल ने दे दी तो बहुत अच्छा है, वरना मैं खुद निकाल लूंगा। मैं ज़रा कोशिश करता हूं सवाल को पढ़े बगैर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पहले खुद निकालने की कोशिश करता हूं, ताकि ज़रा रिवाइज हो जाए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलनी है। अभी तक सारा डाटा सवाल का मैंने लिख लिया यहाँ पे। अभी तक ना मैंने सेल बुक की है ना मैंने कॉस्ट ऑफ सेल बुक किया। सेल कॉस्ट ऑफ सेल बुक करने के लिए वही सारी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। वर्किंग के अंदर कुछ चीज़ें सवाल में दी होती थी, लेकिन आज अनलकीली वो सवाल में नहीं दी हुई। वो कौन से 2 कॉलम या कौन सी 2 रोज होती थी, वो ज़रा जाके मैं ढूंढ लेता हूँ। कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर एंड एक्सपेक्टेड टोटल। मेरे ख्याल से जो कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर है ना, वो ये हैं, वो ये वाली हैं शायद, क्योंकि इसको तो एक्सपेंस में डाला है ना। तो मेरे ख्याल से कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर ये वाली हैं। और टोटल तो फिर सवाल देगा मुझे, क्योंकि मुझे इल्हाम नहीं फ्यूचर में क्या होना है। और टोटल अल्लाह करे प्लान की डेप्शन डाल के दे, क्योंकि इसमें तो मैंने प्लान की डेप्शन डाल दी है। टोटल में प्लान की डेप्शन उसने डाल के दिया या बिना डाले दिया है? अगर प्लान की डेप्शन डाल के ना देता तो मैं कितने साल की प्लान की डेप्शन इस 60,000 में जमा करता? 3 साल की। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इसमें उसने क्या डाल के दिया? प्लान की डेप्शन डाल के दिया। अब अगर उसने प्लान की डेप्शन इसमें डाल के दी है तो इसमें तो मैंने ऑलरेडी प्लान की डेप्शन डाली हुई है 29,500 के अंदर। तो सेम चीजों से हम खेलेंगे। अब वो 2 रोज बनाएं, कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट, कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर एंड टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट के लिए आपको सवाल पे जाना पड़ेगा, वो एज इट इज फिगर गिवन होगी कितनी? 60,000। ये कौन सा साल है? 2021 है। 22 का भी डाटा, 23 का भी डाटा सवाल दे सकते हैं। फिलहाल 21 का डाटा उसने दिया। इस साल की एक्चुअल कॉस्ट बता दें जरा। 29,500। ठीक है। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन में डाल के काटने लगाऊं, क्योंकि सवाल वाले ने दी हुई है। लेकिन हो सकता है सवाल ना देता तो फिर मुझे ये वाला इनपुट मेथड लगा के, याद आ रहा है ना, ये इनपुट मेथड है, यानी मैं क्या कर रहा हूं वो मुझे निकालनी पड़ती। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन
ऑन कॉस्ट बेसिस, बता दें जी। डिवाइड बाय 60,000 इंटू 100, 49%, बस ठीक है 49%। लेकिन इसको मैं काटूंगा क्योंकि सवाल में कौन सी कॉस्ट गिवन है, तो 49% काट देते हैं। इसकी जगह सवाल में कॉस्ट गिवन है उसे मैं यूज कर रहा हूं। चलें नोट करें। कभी कभी वैसे हम एक लाइन ऊपर रेवेन्यू को भी डाल देते थे, रेवेन्यू टोटल, याद है? रेवेन्यू टोटल वो भी डाल सकते हैं यहाँ लाइन। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, रिवीजन करते हैं ज़रा कि हम वर्किंग करते कैसे थे और क्या करते थे, तो नहीं भूल ही गया होगा। हम मेरे ख्याल से ना P&L कम्युलेटिव के नीचे परसेंटेज निकालते थे, 35, 75, 100। P&L एज ऑन जिसका मैं नाम रखता था, P&L एज ऑन के नीचे परसेंटेज निकालते थे, इसके नीचे परसेंटेज नहीं निकालते थे। ये फिर इन दोनों का डिफरेंस लेके कर लेते थे। तो एक मैं बना लेता हूँ P&L कम्युलेटिव और एक बना लेता हूँ फॉर द ईयर, लेकिन ये दोनों बराबर ही होंगे हमारे सवाल में, क्योंकि हमारे सवाल में भी एक ही साल हुआ है। पहली बात ये। दूसरी बात, आखिरी दिन मैंने ये डिसाइड कराया था आपको कि आप ऐसा किया करें, जब परसेंटेज निकल आए ना तो इस लाइन को लिफ्ट ना कराया करें। इस लाइन को लिफ्ट कराना बंद कर दें जब आपकी परसेंटेज निकल आए। इस कॉस्ट को पकड़ के 40% लगा के कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं और उस रेवेन्यू को पकड़ के 40% लगा के कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं। तो ये आखिरी दिन हमने डिसाइड किया था कि इन द ईयर वाले डाटे को पट्टी लगा के काट दें और सिर्फ परसेंटेजेस ढूंढें और टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट पे परसेंटेज लगा दें। ये ऊपर वाली लाइनें जरूरी थी परसेंटेज निकालने के लिए, लेकिन जब परसेंटेज निकल आई तो तब आप टोटल कॉस्ट पकड़ के 40 लगाएं, टोटल सेल पकड़ के 40 लगाएं। दैट विल बी योर P&L। ओके, लेट्स ट्राई। अब आप मुझे बता दें वर्किंग 1, वर्किंग 2 एंड वर्किंग 3, P&L एज ऑन percentage of completion is given in question, कितने परसेंट? What are the ways of calculating percentage of completion? Input methods and output methods. So the question probably surveyor के उससे चल रहा है, तो इसने कौन सा मेथड लगाया है? आउटपुट मेथड। अब जी आप मुझे बता दें, सेल को पकड़ें और कॉस्ट को पकड़ें और दोनों पे परसेंटेज लगा दें। कॉस्ट ये पट्टी लगा दें, इस पे अब आप पट्टी लगा दें, आप 60,000 को पकड़ें, इस पे पट्टी लगा दें, 60,000 को पकड़ें, 60,000 को पकड़ के 40%, सेल कितनी है? 90,000। वो सवाल में पहली लाइन में दी हुई है। कितना हो गया? इधर प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे यूज ही नहीं करना। चलें जी, नोट। नेक्स्ट, P&L फॉर द ईयर, वो ऐसे ही उठा लें, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। यार ये वैसे रिक्वायरमेंट है हमारी, मुझे लग रहा है ये रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट तो नहीं है? हाँ ये तो रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, पेपर में आपको पता है आप ऐसे कर देते होते हैं, बस ठीक है, एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा, कोई नहीं गलती होगी थी, बस ठीक है। पेपर में भी इसी तरह कर देंगे, वर्किंग 1 2 3 से नंबर नहीं छेड़े होंगे, चल यार ये करें खूबसूरती, वो उल्टा हो जाता है। बल्कि पहली रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज की, वो मैं इधर पूरी कर लूँगा। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? P&L, तो वो मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। सेल कितनी?
ये कैरी डाउन सेल है, पिछले साल की सेल कोई नहीं है, तो 3600 और उसका डिफरेंस, 36,000 और उसका डिफरेंस। सेल कितना? 36,000 और कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन यार एक चीज़ और खर्चों में डाल दें, ये कितना आ गया? 12,000। सबर, एक चीज़ और खर्चों में डालने से पहले इस 36,000 और 24,000 की जनरल एंट्री करवाएं। 36,000 और 24,000 की जनरल एंट्री करवाएं। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं है यार, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस टाइप कोई चीज है, ये क्रेडिट जी। यार ये क्या वजह है कि 29,500 का मेरा खर्चा हुआ है और मैं कॉस्ट ऑफ सेल में 24,000 लेके जा रहा हूं? हो सकता है कोई ईंट बजरी सीमेंट हो जिस वजह से ऐसा हो रहा हो। तो मैंने खर्चा किया कितना? मैंने खर्चा किया कितना? 29,500। उसमें से मेरे सर्वेयर के मुताबिक P&L में कितना जाना चाहिए? 24,000। तो इसकी भी जनरल एंट्री कर दिया करेंगे जहां मैं लिख रहा हूं, और इसकी भी जनरल एंट्री कर दिया करेंगे। लेकिन रेवेन्यू की मैं जनरल एंट्री पूरी नहीं कर रहा, मैं रेवेन्यू बुक कर देता हूं, फिर बाद में देखूंगा पैसे आए हैं नहीं आए हैं, दिल की आवाज़ है या अनकंडीशनल राइट है या पैसे आ गए हैं, वो बाद में देखते हैं। फिलहाल रेवेन्यू बुक कर दें, कितना? 36,000। चलें जी, इन दोनों के सामने जनरल एंट्री का लॉस लिख लें। इसलिए ताकि ये वाली फिगर इस साल के P&L में ना जाए। ये वो खर्चा है जो इस साल हुआ है, जरूरी नहीं इस खर्चे ने सारा फायदा भी दिया हो, इसमें कोई अनयूज्ड मटेरियल अभी पड़ा हो, तो इसलिए हम इन दोनों का डिफरेंस लेकर बाकी जो बचेगा उसे बैलेंस शीट में शो कर देंगे। शायद कोई मटेरियल अभी पड़ा हो, क्लीनिंग सर्विस है तो कोई वाइपर हमारे पड़े हों, कोई चीजें अनटच्ड हमारी पड़ी हो सकती हैं, इसलिए इस वजह से हमने ऐसा किया। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा इसी को कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं। बिल्कुल ऐसा नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या लेके जाना है? पुराना तरीका। इस साल की कॉस्ट लिखें, टोटल कॉस्ट लिखें, परसेंटेज निकालें, ना निकालें अगर परसेंटेज गिवन है। जब गिवन है तो फिर कॉस्ट को पकड़ के 40%, सेल को पकड़ के 40%। अच्छा जी, यार P&L में एक चीज रह गई है, जरा मुझे बता दें क्या? ये वाला खर्चा भी ना डाल दें, 400 रुपये वाला, तो ये वाला खर्चा भी डाल दें। 11,600। चलें जी, सवाल मुकम्मल हुआ। बैलेंस शीट बना लें, ये एंट्री अब रहेगी। इससे पिछले सवालों में क्या गिवन होती थी? इधर देखें, कॉस्ट इनकम इन द ईयर 29,500 सवाल में गिवन होती थी। अभी सवाल में आपको दिखा के लाया हूं, इससे पहले सवालों में ये वाली फिगर गिवन होती थी, लेकिन इस सवाल में ये वाली फिगर गिवन नहीं है, तो हमें ये वाली फिगर खुद मेहनत करके निकालनी पड़ी। उसमें कुछ चीजें हमने डाली कॉस्ट में, कुछ चीजें नहीं डाली। भाईजान डिलीवरी कितनी हो गई है? डिलीवरी कितनी हो गई है? 36,000 की। या रेवेन्यू कितना बुक हो गया है? 36 का। अब 3 ऑप्शंस हैं, अगर पैसे आ जाएंगे तो कैश डेबिट कर लेते हैं, अगर अनकंडीशनल राइट है पैसे लेने का तो डेटर डेबिट कर लेते हैं, और अगर सवाल कुछ और कह रहा है तो फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर बाकी मुझे इल्हाम नहीं हो सकता। सवाल में लिखा हुआ है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिल भेजा जा सकता है 22,000 का। असल में ना ये चीज अलग चल रही होती है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। एक बार याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में पता क्या होता है, बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें हमारा इंजीनियर बता रहा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कस्टमर वो मान भी रहा हो, लेकिन हमें पता होता है ये परसेंटेज हमारी सही है। तो जो बिलिंग कस्टमर से तय होती है ना, वो अलग ही होती है, वो आपस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, यार इतना बिल कर दो, इतने भेज दो, यार शेख साहब इतने पैसे थोड़े और भेज दें, ये कर दें, वो बिलिंग अलग चल रही है। अब रेवेन्यू कितना बुक कर लिया मैंने? 36,000, लेकिन 36,000 का शायद मैं बिल नहीं भेज पा रहा क्योंकि वो समझ रहा होगा कि मेरा इतना काम नहीं हुआ। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 30 जून फॉर 22,000 विच विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है ये अभी तक रिसीवेबल है पैसे। अनकंडीशनल राइट इज एस्टेब्लिश्ड अपॉन सेंडिंग इनवॉइस।
आप बता दें कितनी डिलीवरी कर दी, किसकी इनवॉइस सेंड कर दी, तो वो तो कर दी तो उसका रिसीवेबल बुक कर लें, तो बाकी रिसीवेबल बुक करें या वो अनकंडीशनल तब होगा जब इनवॉइस भेजेंगे। इसका मतलब है जो बाकी पैसे हैं वो कंडीशनल है इनवॉइस भेजने पे, वो अभी भेज नहीं सकते क्योंकि अगले से कोई माहिदा ऐसा लिखा हुआ है कि अगले को भेज नहीं सकते। तो फर्स्ट आप क्या आगे लिखें, इसका मतलब है डिफरेंस कितना 36 और 22 का, इसका मतलब है 14,000 की 14,000 की जब इनवॉइस भेजेंगे तब उसका डेटर बुक करेंगे। इसका मतलब है 14,000 की जब इनवॉइस भेजेंगे तब उसका डेटर बुक करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट का तो इससे ताल्लुक नहीं, वो तो डेबिट एसेट साइड है, उसको इससे कंपेयर ना करो ओवर टाइम या वो तो एज ऑन टाइप चीज होती है कुछ रिसीवेबल्स। चलें जी पढ़ें। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट इनवॉइस वाज रेज्ड फॉर 22 विच विल बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर। अनकंडीशनल राइट हमारा इनवॉइस भेजने पे बनता है, तो बता दें फिलहाल कितना राइट अनकंडीशनल है, इट मींस कि इफ अनकंडीशनल इज 22 देन बाकी इज कंडीशनल। तो अनकंडीशनल राइट बोलें कितना है 22,000। अब कंडीशन क्या है बताएं, इनवॉइस भेजना, इनवॉइस हम भेज नहीं सके, उसने मना किया इनवॉइस भेजने से, तो वो कंडीशन जब पूरी होगी तब वो रिसीवेबल होगा। फिलहाल वो क्या है कॉन्ट्रैक्ट एसेट 14,000। चलें जी बैलेंस शीट बना लें, 1 मिनट लगाएं, ज्यादा ना लगाएं। क्या ये अब हमारी दिल की आवाज होगी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट की डेफिनेशन सुन लें। गुड्स आर डिलीवर्ड बट राइट टू रिसीव मनी इज नॉट एस्टेब्लिश्ड। चीजें डिलीवर हो गई हैं लेकिन रिसीवेबल एस्टेब्लिश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसने रिसीवेबल को डिपेंडेंट रखा हुआ है क्या भेजने पे, इनवॉइस पे। अच्छा यार एक बार याद रखिएगा, अब इतने बड़े हो गए हैं, किसी भी टॉपिक में ना P&L बैलेंस शीट गलत ना बनाइएगा, किसी भी टॉपिक में P&L बैलेंस शीट गलत ना बताइएगा। क्यों, देखें जरा सारी चीजें देखें। और एक मैं अजीब सी बात आज करने लगा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता IAS 12 की एडजस्टमेंट डाल दे IFRS 15 के साथ, अब मैं एक बात कर रहा हूं तो उसमें आपने इजी मार्क्स ले आने हैं, आपने अकाउंटिंग वालों के फिगर्स उल्टा देनी है और कैरिंग अमाउंट्स वो लिख देनी है जो बैलेंस शीट में है। बाकी टैक्स वाले जो उस चीज के बारे में समझ रहे हैं वो अंग्रेजी कुछ ना कुछ लिख के देगा, वो समझ आ गई तो टैक्स बेस निकाल लीजिएगा, ना समझ आई तो वो वाले मार्क्स आपके लूज हो जाएंगे। तो जिस मर्जी स्टैंडर्ड के साथ मिक्स कर दे IAS 12 तो आधे मार्क्स आपने लूज नहीं करने। कौन से वाले, अकाउंटिंग बैलेंस शीटें बनानी आती हैं, वो बैलेंस शीट कैरिंग अमाउंट्स में लिखाइएगा। अकाउंटिंग P&L बनाने आते हैं हर टॉपिक के, उनको उल्टाइएगा करंट टैक्स की वर्किंग में। अब अगर ये सवाल आ जाता और टैक्स वाले कहते हैं नहीं यार छोड़ो परे यार, ये बस 27,000 ही आपका खर्चा है, बस छोड़ो 27,000 इस खर्चा है। टैक्स वाले कहते हैं जो खर्चा हुआ 27,000 ये और 4,000 ये, जो कैश गया वो खर्चा है, बा खत्म, 27,000 और 400 आपका खर्चा है। टैक्स वाले कह रहे हैं ये आपका खर्चा है, तो कोई मसला नहीं, 400 और 24,000 को उल्टा दें, प्लस कर दें और माइनस कर दें 27,000 और 400 को। और टैक्स वाले कह रहे हैं कि प्लांट के ऊपर डेप्रिसिएशन इस रेट के ऊपर लगा दें, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन तो हमने रिकॉर्ड नहीं की, वो उल्टाने की जरूरत नहीं, तो टैक्स डेप्रिसिएशन क्या कर दें, माइनस कर दें। तो जो सवाल कहेगा टैक्स वालों के बारे में वो हम करके आया है। टैक्स वाले कह रहे हैं जी हम कैश अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, ठीक है यार, तो फिर 27,000 और 400 को खर्चे में डालो, हमें तो ये अकाउंटिंग पसंद नहीं है। और अकाउंटिंग वाले क्या कर चुके हैं, वो मेहनत से कर लीजिएगा और करके फिर उल्टा दीजिएगा। बाकी रेवेन्यू में भी इख्तलाफ हो सकता है,
वो कहें 36,000 रेवेन्यू नहीं है 30,000 है, तो 36,000 को माइनस कर दीजिएगा और 30,000 को ऐड कर दीजिएगा। तो किसी भी टॉपिक में IAS 12 आ जाए तो कैरिंग अमाउंट और करंट टैक्स की रिवर्सल्स, इसमें तो मार्क्स नहीं लूज करने आपने। चलें बैलेंस शीट बनाएं। अच्छा अगली मैं ये बात कर रहा था यार, किसी भी टॉपिक में बैलेंस शीट बनानी आ जाए तो ऊपर से लेके चल लें, बैलेंस शीट बना लें। प्लांट बैलेंस शीट में आने, अकाउंट एक्शन माइनस करके आने, तो जिसकी बैलेंस शीट बन गई उसे टिक कर लें। तो नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, सबर आप फिर एक दो मुझे बनाने दें जी। कितना 47,500। कैश को ना बैलेंस शीट में लेके जाया करें जब एक्सट्रैक्ट्स बन रही हो, फाइनल अकाउंट का सवाल तो है नहीं, इसलिए कैश को मैं ऐसे ही टिक कर रहा हूं। पीछे का ये वाला कैश पे टिक कर दें। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस टाइप अकाउंट है, ये हमने कॉस्ट इतनी की है, इतनी खर्चे में चली गई है, तो बाकी को करंट एसेट में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये कोई ईंट बजरी वगैरह पड़ी होगी जो अगले साल इस्तेमाल हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस क्रिएट कितने से हुआ और रिवर्स 29,500 माइनस 24 50। आपने इस सवाल के सॉल्यूशन को नहीं देखना क्योंकि मैंने एक फिगर उसमें कटवाई है। अच्छा जी आगे चलें। एक्सपेंस की टेंशन नहीं लेनी, एक्सपेंस तो बैलेंस शीट का आइटम ही नहीं है, तो इसको भी क्या कर लूं, टिक कर लूं। जिसको उठाता जाऊं उसको टिक करता जाऊं। कॉस्ट ऑफ सेल किसका आइटम है, P&L का। पीछे क्या रह गया जी, रिसीवेबल भी करंट एसेट में जाएगा भाई 22,000 और कॉन्ट्रैक्ट एसेट 14,000। अब सवाल में आ जाए IAS 12 की एडजस्टमेंट, तो ये तीनों कैरिंग अमाउंट्स हैं, चारों ये कैरिंग अमाउंट्स लिखा है, ये कैरिंग अमाउंट्स के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बाकी टैक्स वाले पता नहीं क्या चाहते हैं, जो चारे होंगे वो सवाल बता देगा, तो वो टैक्स बेस होगी उनकी जी। कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर में ये बेनिफिट होगा कि वो ईंट बजरी सीमेंट जो है वो उसको आप अगले साल इस्तेमाल करोगे। ये प्री पेड टाइप समझ लो चीज है कोई, अभी से ईंटें खरीद के रख लेनी है। वापस आ जाएं आप पेज 346 पे, पहले उधर ही रखो कैमरा 1 मिनट। 346 पे अच्छा जी, ओरिजिनल स्टैंडर्ड के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं। अब सारी मनी हमने रिवीजन करनी है जो आज पढ़ा है उसकी 3-4 सवालों में छोटे छोटे। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्स लिमिटेड विंस अ कॉम्पिटिटिव बिड टू प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज टू न्यू कस्टमर। क्या देनी है जी हमने, कंसल्टिंग सर्विसेज देनी है कस्टमर को। कितने साल तक, 3 साल तक। तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कैसे सेटिस्फाई होगी, जैसे जैसे हम कंसल्टिंग सर्विस देते रहेंगे वो रिसीव करता रहेगा, वैसे वैसे कंज्यूम करता रहेगा। तो ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम होगी या एट अ पॉइंट इन टाइम, ओवर टाइम होगी। एक्स लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग कॉस्ट टू ऑब्टेन द कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्टेन या फुलफिल। कमीशन हमने पे किया सेल्स एम्प्लॉइज को फॉर विनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल बंदे को फीस दी है, उसने बिड बना के दी है हमें। ट्रेवलिंग कॉस्ट टू डिलीवर प्रोपोजल, प्रपोजल देने गए अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ट्रेवलिंग कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल एक्सपेंस। लेकिन मेरे भाई आप अगर जागो तो इसको भी एक्सपेंस में डालते अगर ये 3 साल की बजाय 3 महीने लिखा होता। ये याद है बात, तो ये भूल गई हुई है, ये याद है ना। A salesperson earns 5% commission on winning a contract, on winning a contract,
समझ आ गया कौन सा वाला? कॉन्ट्रैक्ट जीतने के बाद कमीशन मिले, इसका नाम बोनस भी रखें। A salesperson earns a 5% commission on winning a contract that was signed during January. The products will be delivered in current year only. The product will be delivered in current year only. असूली तौर पे ये एसेट बनना था, लेकिन क्योंकि इसका रेवेन्यू कितने अरसे में बुक होने, तो फिर इसकी कॉस्ट को, हालांकि असूली तौर पे ये एसेट है, लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। जैसे इनटेंजिबल नहीं, आपको 3 महीने के लिए खरीद लें, तो फिर इस इंटेंजिबल को एसेट क्या बनाने की जरूरत है, तो इस इंटेंजिबल को कहां डाल दें, एक्सपेंस में। द कमीशन विल बी एक्सपेंस्ड एज इनकम सिंस द कमीशन रिलेट्स टू कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अप टू, लेकिन असूली तौर पे ये कॉस्ट क्या होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज। पेज 348, पेज 348, अटेंटिव रहिएगा भाई, बहुत अटेंटिव रहिएगा। मुझे पता है आप स्टैंडर्ड लाए में, मैं अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा हूँ, लेकिन अभी जो बात चल रही है वो मुझे चलाने दें। बरकत के लिए आखिरी 1-2 मिनट में खुलवाऊंगा ज़रूर, कम से कम ये आज वाला पैरा तो ढूंढेंगे, पीओ सेटिस्फाइड ओवर टाइम वाला। अच्छा, एक्स लिमिटेड विंस अ 5-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ सर्विस टू अ कस्टमर। बड़ा अटेंटिव रहना, लीज पड़ी हुई आपने। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल फॉर, असल में वो डाटा खुला हुआ है इसलिए 7 सवाल कराने जरूरी है। The contract is renewable for subsequent 1-year periods या 1 year, 1 साल के लिए रिन्यूएबल नहीं है, 1 year periods, जितनी मर्जी दफा रिन्यू करवाओ, दूसरी दफा, तीसरी दफा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, जितने मर्जी साल। द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 years। आमतौर पे कस्टमर जो है 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट ही रखते हैं, उसके बाद वो सप्लायर चेंज कर लेते हैं या और कोई वजह बन जाती है। तो आप बता दें 5 साल लूं लाइफ या 7 साल? 7 साल। कॉन्ट्रैक्ट 7 साल का। कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का? द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ सिंगल वादा विच इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। हो सकता है मैं बिल्डिंग बना के दे रहा हूं, हो सकता है मैं क्लीनिंग सर्विसेज कर रहा हूं। एक्स लिमिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन टाइम बेसिस, ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस होता है स्ट्रेट लाइन। 70,000 रेवेन्यू तो 10,000 पहले साल, 7 लाख रेवेन्यू तो 7 लाख डिवाइड बाय 7, ये टाइम बेसिस का मतलब है वो परसेंटेज आपको दे रहा है। सर कौन सी परसेंटेज दे रहा है, मैं बताता हूं। वो परसेंटेज आपको दे रहा है बबलू 1/7, यही बनेगी ना, 1/7 ही बनेगी ना। वो कहते हैं परसेंटेज, मैं आपको बता देता हूं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। हमने कहा कैसे बताएगा, कहते हैं ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस का क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन। तो मुझे ये लग रहा है कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हर साल की उसने मुझे दे दी है। पहले साल की क्या होगी, 1/14.3%। एक्सेलेंट। द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन टाइम बेसिस। ये डेटा खुला हुआ है, इसको यूज कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बता दें जी, 14.3%। सबर मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड ऑन टाइम बेसिस। कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंड ऑफ ईयर 1 एंड फॉर कॉस्ट फ्यूचर कास्ट। कोई बच्चा ये दोनों फिगर्स बता सकते हैं? हमारा फर्स्ट ईयर है, मोंगी नहीं मारनी, कोई मोंगी नहीं मारनी। कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर 10,000। यार पेपर में टोटल तो उसने करके दे दिया ना, पेपर में तो मेरा नहीं ख्याल आई कैप टोटल करके देगा। आई कैप उससे टोटल ना करके दे। ये 18 क्या है, ये हमारे साल की नहीं है। मैंने नीचे वाले कॉलम में कौन सी लेनी होती है, किसी को याद है? कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर एंड फ्यूचर कॉस्ट, या इस साल वाली डाल के टोटल कॉस्ट। आपको याद है अब्बू और बेटे वाली एग्जांपल, बेटा कितना खर्चा हो गया है, इतना खर्चा होगा बेटा घर बनाने में, वो जो हम बात करते थे। नीचे वाले कॉलम में टोटल हमारे साल वाले डाल के उठानी होती है या फ्यूचर उठानी होती है। ये 18 उसने कंफ्यूजिंग दी है, इसको फर्क करें। मुझे क्या चाहिए, 28। तो यार मेरे ख्याल से ना
कोई 28,000 का खर्चा होने वाइपरों शाइपरों का ये वो पूरे 7 सालों में, उसमें से 10,000 के वाइपर शाइपर और ये वो मैंने अभी से खरीद के रख लिए हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा खर्चा मैंने कर लिया है। अब मैं क्या करूं? अगर आप परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ये निकालना चाहेंगे ना तो सवाल वाला आपको चपेट मारेगा। 10,000 ओवर 28,000 30.7%। आपको लग रहा है 35.7 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये कब होता? जब मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालता ऑन द बेसिस कॉस्ट इनपुट मेथड यूज करता। लेकिन ये मैं काटूंगा क्योंकि सवाल कह रहा है रेवेन्यू किस बेस पे बुक करना है। रेवेन्यू तो सवाल ने दिया नहीं, रेवेन्यू इज मिसिंग। सिर्फ क्या दिए? कॉस्ट। तो रेवेन्यू मिसिंग। चलें P&L बनवा दें मुझे। सेल जो भी होगी उस पर कितने %? 14.3%। और कॉस्ट ऑफ सेल टोटल पकड़ा करें, इस 10,000 पे पट्टी लगा दें। हमेशा 10,000 को अगर यूज करने ना तो परसेंटेज निकालने के लिए करना है, और कोई मकसद नहीं। 10,000 पे पट्टी लगा दें काली, पीछे क्या बच गया? 28,000 ज़रब 14.3%। 4,004 राउंड करके सोल्यूशन में 4,000 लिखा हुआ है। शायद उसने 1/7 कर दिया ना डायरेक्ट। 14.3333 कुछ होगा। नोट करें। हाँ यही कह सकते हो। सेल फॉर द ईयर भी कितनी होगी? फॉर द ईयर भी एज इट इज उठा लेंगे। फॉर द ईयर में मैं लिखता हूँ सेम। जल्दी नोट करें। सवाल में बड़ा बड़ा करके लिखें, रेवेन्यू इज मिसिंग। हाँ जी, अगर तो ना रेवेन्यू पे 35 लगाना ही नहीं। जिस पे जो रेवेन्यू पे लगाना है वही कॉस्ट पे। एक्स डेबिटेड रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन टाइम बेसिस। मींस कि हम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकाल रहे हैं? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, 1/7 स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। एग्जाम्पल 6। अच्छा, ये कॉस्ट आपको कौन सी हो रही थी महसूस? ये कॉस्ट टू ऑब्टेन थी या कॉस्ट टू फुलफिल टाइप होंगी? फुलफिल टाइप होगी ना। 28,000 का खर्चा काफी सालों में टोटल होना है। ये कॉस्ट टू फुलफिल टाइप शायद होंगी। कॉस्ट टू ऑब्टेन तो कोई होती तो अलग से ऐसे बता देता ना। तो ये मेरे ख्याल से लिख लें कॉस्ट टू फुलफिल टाइप है कोई चीज 28,000, क्योंकि 6-7 सालों का इकट्ठा खर्चा मुझे बता रहा है। तो ये कॉस्ट टू फुलफिल को मैंने एलोकेट किया। पेज 348 एग्जाम्पल 6। X Limited wins a contract to build an asset for a customer. It is anticipated that asset will be completed over 2 years. The contract contains a single performance. अच्छा, उसके लिए अगर कस्टमर के लिए एसेट बिल्ड करना है तो हम ये ज्यूम करेंगे उसकी प्रेमिसेस पे जाके बिल्ड करके देंगे। प्रोग्रेस टू कंप्लीशन इज मेजर्ड ऑन आउटपुट बेसिस। इनपुट बेसिस या आउटपुट, यानी अगले को जो नजर आ रहा है उसी के बेस पे बुक होगा। कुछ लोग नोट करेंगे। अब इधर आ जाएं। एट द एंड ऑफ ईयर 1 एसेट इज 60% कंप्लीट। अगेन यार इस फिगर को काटें प्लीज। 18,000 को काटें और P&L मुझे बनवा दें एज ऑन। वैसे तो फॉर द ईयर भी वही होगा। परसेंटेज बताएं जी। 60% सेल एक्स इंटू कॉस्ट ऑफ सेल। काली पट्टी लगा दें। 10,000 को लिफ्ट ना कराएं। लिफ्ट तब कराता जब परसेंटेज ना होती, परसेंटेज निकालता, लेकिन निकालने के बाद भी 10,000 को लिफ्ट ना कराता। 10,000 को तो काट ही देने हैं। जब कॉस्ट ऑफ सेल निकालने में तो 10,000 को लिफ्ट नहीं करानी। सिर्फ किसको लिफ्ट करानी है?
सिर्फ 28,000 को। हमारे लिए तो आपको पता है ये पूरा रेलिवेंट ही नहीं है, हम तो 10 और 28 को देख के डिसीजन लेते हैं जी। कॉस्ट ऑफ सेल बोलें 28,000 16800। अगर आप में हिम्मत है पंगा लेने की, नहीं छोटा सी चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है पंगा लेने की तो मैं जो अच्छे बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ, पास पेपर का क्वेश्चन 8 का 1 और 2 ट्राई कर लीजिएगा। कमीशन सेल्स एम्प्लॉय का समझ आ जाएगा क्या करना है, उसने गलत एंट्रियाँ की हुई हैं। पास पेपर क्वेश्चन 8 पेज 375। अच्छा, इसमें से ये अजीब सा डाटा है 60%, 15 मिलियन, 11 मिलियन, 30 मिलियन, इसमें से ढूंढ लेंगे कौन सा डाटा कहाँ लिखना है। इनकम इन द ईयर, टोटल एक्सपेक्टेड, ऐसा चैलेंज लेंगे इसको। तो ये 5-5 मिनट आपके लगेंगे दोनों पे। पास पेपर क्वेश्चन 8 का 1 और 8 का 2, ये आपने होमवर्क में ट्राई करके आना है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, आज जो मैंने नोट्स बांट दिए थे वो नोट्स इंशाल्लाह मैं कल ही पढ़ाऊंगा आपको। उसमें आज जो नोट्स बांटे थे वो मैंने आपको एक थर्ड पॉइंट बताया था आज, द एसेट हैज़ नो यूज फॉर सेलर मीन्स, फर्नीचर वाली बात वो मैंने अंग्रेजी लिख दी है, कल भी दोबारा पढ़ा दूंगा। द एसेट हैज़ नो यूज फॉर सेलर मीन्स ईदर seller is restricted contractually by buyer not to sell it to other party, or it is not practicable for seller to sell the asset to someone else। ये कुछ मैंने आपको ज़बानी बताने की कोशिश की थी, लेकिन आज के नोट्स पे लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, अब आप जो है स्टैंडर्ड निकालें। IFRS 15 पार्ट A1 लाए हुए या B? भाई उस क्लास में जाके खड़े हो जाए बाहर, अभी बच्चों को कहीं एंटर ना हो, क्लास चल रही है। IFRS कहाँ होंगे? A1 में होंगे, A2 में? A1 में, A2 में। A1 में IFRS होंगे और A2 में IAS होंगे। आप खोलें A1 और ढूंढें IFRS 15। कल अगर सर आसिफ ने इजाज़त दी तो 3 बजे के बाद कुछ स्टैंडर्ड्स और MCQs वगैरह देख लेंगे क्या करना है। 3:15 एंड होगी। अच्छा, तो नॉर्मल भी क्लास होगी कल, नॉर्मल भी क्लास होगी। अच्छा, आप लोगों की कल नॉर्मल क्लास भी है, आज कोई और क्लास नहीं है, आज कोई और क्लास नहीं है। तौबा तो क्लासें हैं क्या, दही है हर वक्त खाते रहें। अच्छा, नहीं आज नहीं करवानी भाई, ये रिवाइज करें जाके जो आज पढ़ाया है प्लीज़, ये कोई तरीका नहीं। अच्छा, नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, वो निकालें आज PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम ढूंढे स्टैंडर्ड में। सर कौन कौन से पैरा स्टैंडर्ड में हाईलाइट करने हैं मैं बताऊंगा। सर अब तो काफ़ी देर का कह रहे हैं मैं बताऊंगा, तो ये बताऊं कब बताऊं बनेगा, अब तो बढ़ता बन गया इसका। तो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, मैंने कह दिया मैं बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, कल तक ही बता दूंगा। PO सेटिस्फाइड ओवर IFRS 15 ज़रा मैं गुजारना चाह रहा था, अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ। मैं आज भी नहीं रिलैक्स, कल के लेक्चर की तैयारी करनी है, फिर कल इंशाल्लाह शाम को ये मैं सारा आपको बता दूंगा स्टैंडर्ड का। अच्छा, ये भाईजान कहाँ है, इसका पैरा नंबर 35 खोलें जी। IFRS 15 ढूंढें। पेज नंबर तो कुछ नहीं हो सकता, पेज नंबर तो कुछ के पास पुराने स्टैंडर्ड होंगे। आप बस ऐसे करके दरमियान में से ना एंड से आए। IFRS 15 मिल गया? नहीं संडे को क्लास मैंने तो नहीं रखनी है एटलीस्ट। IFRS 15 पैरा नंबर 35 पैरा 35। द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम, कितने लोगों को नजर आ रहे हैं? ये ना हमने थोड़ा स्टैंडर्ड को खोलना सीखा है, बाकी इंशाल्लाह हम सीख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।